इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कलर विजन के बारे में। आखिर दुनिया में जो कलर दिखता है वो कैसा दिखता है, कलर क्यों है, कलर किसको कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे, लाइट क्यों चित्राता है, टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद सामने नेचुरल फिनोमेना पढ़ेंगे, नेचुरल फिनोमेना क्या चीज़ है, सूर्य जो होता है हम लोग को दिन के समय में लाल दिखता है, रात्रि के सूर्यास्त के समय में लाल दिखता है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और क्या पढ़ेंगे कि स्टार होता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पोएम सुना होगा, क्या स्टार क्यों ट्विंकल करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्काई का कलर जो होता है ब्लू क्यों दिखता है, ये पढ़ेंगे। और जब स्पेस में जाते हैं तो स्काई का कलर ब्लैक क्यों दिखता है, ये सब चीज़ हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करना है। देखते हैं चैप्टर कितना लेक्चर। फ्रेंड्स, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम लोग फिजिक्स का एक नए टॉपिक का बात करेंगे जो है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कलर विजन के बारे में। आखिर दुनिया में जो कलर दिखता है वो कैसा दिखता है, कलर क्यों है, कलर किसको कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे, लाइट क्यों चित्राता है, टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद सब नेचुरल फिनोमेना पढ़ेंगे, नेचुरल फिनोमेना क्या चीज़, जैसे सूर्य जो होता है हम लोग को दिन के समय में लाल दिखता है, रात्रि के समय सूर्यास्त के समय में भी लाल दिखता है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और क्या पढ़ेंगे कि स्टार जो होता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आप लोगों ने पोएम सुना होगा, आखिर स्टार क्यों ट्विंकल करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्काई का कलर जो होता है ब्लू क्यों दिखता है, ये पढ़ेंगे। और जब स्पेस में जाते हैं तो स्काई का कलर ब्लैक क्यों दिखता है, ये सब चीज़ आज हम लोग इसी चैप्टर में पूरा डिस्कस करना है। देखते हैं चैप्टर का कितना लेक्चर आ पाता है आप लोगों के पास। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आज से। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कलर विजन के बारे में, कलर क्या होता है। इसके बाद हम लोग ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे। तो कलर के बारे में बात करते हैं कि कलर होता क्या है। तो कलर जो होता है, कलर ये क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं कलर होता क्या है। कलर जो है लाइट जो हम लोग को सरफेस से पड़ता है, तो हर एक लाइट का जो व्हाइट लाइट हम लोग को पड़ता है, जो सनलाइट से आता है व्हाइट लाइट आता है, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में क्या होता है, इसको 7 कलर से मिलकर के बना रहता है। तो हर एक वेवलेंथ का रेडिएशन, लाइट क्या रेडिएशन है, रेडिएशन का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। तो हर एक वेवलेंथ जो होता है अपना अपना स्पेसिफिक कलर शो करता है। तो कलर दरअसल कुछ नहीं है, लाइट का ही वेवलेंथ है, जिससे एक स्पेशल कलर को शो किया जाता है। कि लाइट का जो रेडिएशन है उसका ही वेवलेंथ है, जिससे कलर को शो किया जाता है। वेवलेंथ क्या होता है, अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग कलर का अलग अलग कलर हम लोगों को दिखता है। तो कलर दरअसल क्या है, कि हमारा ब्रेन द्वारा प्रोड्यूस किया गया सेंसेशन होता है, जो अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग होता है। इसको हम लोग नोट करेंगे कि इट इज द सेंसेशन, the sensation produced in the brain when a certain wavelength इधर मैंने वेवलेंथ लिखा है, certain wavelength in the विजिबल रीजन। विजिबल रीजन का मतलब हुआ कि लाइट का बात कर रहा है, जैसे विजिबल रे होता है उसी तरह उसको लाइट बोलते हैं। विजिबल रीजन इसका मतलब ये हुआ, विजिबल रीजन स्ट्राइक द रेटिना। जब कभी भी कोई सर्टेन वेवलेंथ होता है, कोई भी वेवलेंथ हमारे आई के रेटिना पे जब अट्रैक्ट करेगा तो विजिबल रीजन प्रोड्यूस करता है रेटिना के अंदर। रेटिना के अंदर सेल्स होते हैं, रॉड सेल और कॉन सेल। जब ह्यूमन आई पढ़ाएंगे उसमें हम लोग बात करेंगे। तो वही सेंसेशन के कारण क्या होता है कि अलग अलग स्पेसिफिक वेवलेंथ पे अलग अलग कलर का शो होता है। ठीक है, तो कलर का मतलब यही हुआ कि ये जो है क्या है, एक वेवलेंथ है, लाइट का ही, विजिबल लाइट का वेवलेंथ है जो अलग अलग कलर को शो करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कलर होता कितना तरह का है, टाइप ऑफ कलर के बारे में जानेंगे। तब हम लोग प्रिज्म की बात करेंगे। कलर जो होता है आप लोगों का, कलर दरअसल 2 तरह का होता है। कलर जो होता है 2 तरह का, यहाँ से लिखेंगे टाइप ऑफ कलर, या वेवलेंथ भी बोल सकते हैं इसको, कलर या फिर वेवलेंथ बोल सकते हैं। तो कलर जो होता है 2 तरह का होता है। सबसे पहला है प्राइमरी कलर। सबसे पहला क्या है, प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर। दूसरा क्या है, सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर, ठीक है। इसी को हम लोग कंपोजिट कलर ही बोलते हैं। कंपोजिट कलर भी इसी को बोलते हैं।
तो प्राइमरी कलर क्या होता है? 3 कलर होता है, रेड, ब्लू और ग्रीन। ये तीनों को प्राइमरी कलर बोला जाता है। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा रेड, ग्रीन और या फिर एंड ब्लू। लाइट ब्लू में देखते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ब्लू। ये तीनों को प्राइमरी कलर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सभी क्या है? मोनोक्रोमेटिक होता है। दे आर मोनोक्रोमेटिक। क्या है? मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक का कॉन्सेप्ट आज ही मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया, उसमें आप लोगों को आया होगा। पता नहीं, 1 मिनट का शॉर्ट्स है। मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है क्या है और पॉलीक्रोमेटिक क्या होता है उसके बारे में बताया। तो ये मोनोक्रोमेटिक है। मोनो मतलब होता है एक, ये सिंगल वेवलेंथ को शो करेगा। एक ऐसा कलर है जो केवल और केवल एक ही वेवलेंथ को दिखाएगा। इसको हम लोग प्राइमरी कलर बोलेंगे। इसे ऐसे कलर क्या बोलेंगे? प्राइमरी कलर बोलेंगे। लेकिन सेकेंडरी कलर जो होता है इन्हीं प्राइमरी कलर के मिक्सर से बनता है। मिक्स करके अलग अलग प्रोपोर्शन, अलग अलग रेशियो मिक्स करते हैं, सेकेंडरी कलर का फॉर्मेशन होता है। तो जो होता है प्राइमरी कलर ये 3 होता है और मोनोक्रोमेटिक होता है। सेकेंडरी कलर के बारे में बात करेंगे तो, या फिर इसको कंपोजिट कलर बोल सकते हैं। इफ प्राइमरी कलर are mixed in proportion proper proportion proportion को रेशियो बोलते हैं। रेशियो तो क्या होता है? व्हाइट लाइट इज ऑब्टेन। जब प्राइमरी कलर को अलग अलग रेशियो मिलाया जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल की तरफ से समझा, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल की तरफ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं 1 ग्राम रेड कलर लिए, ठीक है, और कुछ 2 ग्राम करके हम ग्रीन कलर लिए। तो 1:2 का ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है, 1:2 का कलर मिला रहे हैं। इसके मिलने से कोई और कलर बनेगा। मान लेते हैं कोई न्यू कलर बना, इसको ये जो नया कलर बना इसको हम लोग सेकेंडरी कलर फिर बोलेंगे, इसको प्राइमरी कलर नहीं बोलेंगे। तो ये एक क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी कलर की हेल्प से ही सेकेंडरी कलर का निर्माण होता है। तो दुनिया में वास्तव में कलर जो होता है यही तीन होता है। और ये तीनों मिला करके अलग अलग रेशियो में 7 रंग बनता है। पहले इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट लाइट, इसको विबग्योर से डिनोट करते हैं, तो विबग्योर से बनता है, इसको व्हाइट लाइट बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है एक चीज और इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, इवन when two primary color are mixed then their composite color is obtained। जब 2 प्राइमरी कलर को मिक्स करेंगे तो कंपोजिट कलर या फिर सेकेंडरी कलर मिलेगा। वही तो मैंने बताया अभी, जब 2 प्राइमरी कलर को मिक्स करेंगे तो सेकेंडरी कलर या कंपोजिट कलर मिलेगा। तो ये 3 जो एग्जांपल है प्राइमरी कलर का है। इसके अलावा दुनिया में जितना कलर है सब इसमें आएगा, एक्सेप्ट ब्लैक और व्हाइट। ये कलर नहीं होते हैं, ब्लैक और व्हाइट, ये फिजिक्स के टर्म में इसको कलर हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। जब किसी सरफेस से लाइट आता है, उस पर पार करता है, तो सरफेस पे डिपेंड करता है वो किस कलर को शो करेगा। यदि कोई सरफेस रेड रंग का बना हुआ है, इसका मतलब उसका जो होता है उसका प्रॉपर्टी होता है उस सरफेस का, उससे जितना भी व्हाइट लाइट पड़ेगा उसमें से सभी वेवलेंथ को विबग्योर में से इस सिप और सिप आर को छोड़ेगा। जैसे रेड कलर का कोई सरफेस है, इस सभी को एब्जॉर्ब करके रख लेगा अपने पास, आर को निकालने देता है। तो जिस कलर को रिफ्लेक्ट करने देता है उसी कलर का वस्तु को दिखता है। और व्हाइट कलर में क्या होता है, इस 7 रंग से मिलकर के बनता है। तो व्हाइट कलर का वस्तु जो होता है ये सभी रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो दरअसल में व्हाइट को कलर नहीं है, वो लाइट का वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, सबको रिफ्लेक्ट कर रहा है या किसको ऑब्जर्व कर रहा है, किसको जाने दे रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है कलर का। तो जब कभी भी किसी सरफेस से कोई स्पेसिफिक रे ऑफ लाइट टकराएगा और वापस होगा, बाउंस बैक होगा,
तो उससे डिपेंड करता है कि वो सभी को बाउंस बैक कर रहा है, सातों रंग से बाउंस बैक कर रहा है तो व्हाइट रंग का दिखेगा। अगर किसी को बाउंस बैक नहीं होने दे रहा, एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा, तो वो ब्लैक रंग का दिखता है। तो दरअसल में ब्लैक और व्हाइट नाम का कोई कलर नहीं है, ऐसा सिर्फ फिनोमेना है फिजिक्स का कि रे ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब जो कर लेता है सभी रे ऑफ लाइट को, सातों वेवलेंथ को, तो उसको हम लोग व्हाइट कलर बोलते हैं। सॉरी, जो एब्जॉर्ब करता है उसको ब्लैक कलर बोलते हैं, जो सभी को रिफ्लेक्ट करता है उसको व्हाइट कलर। तो ब्लैक और व्हाइट नाम का कोई कलर नहीं। इसके अलावा बाकी जितना भी इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पिंक, पिंक, येलो, येलो, ब्राउन, ईटीसी कर दो, बहुत सारा कलर आएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, दोनों में डिफरेंस, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, कलर फिल्टर की बात करेंगे, फिर प्रिज्म की बात करेंगे। स्टार्ट करो। मैं उम्मीद कर आप लोग इसको नोट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी कलर फिल्टर की बात करेंगे। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, फिल्टर का मतलब होता है छानने वाला। तो कलर फिल्टर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो कलर को छानता है। वो डिपेंड करता है वो किस कलर का बना हुआ फिल्टर, तो उसी कलर को सिर्फ पार होने देगा, वो बाकी सबको एब्जॉर्ब करके ऐसा होता है। तो कलर फिल्टर क्या होता है, पहले इसको हम नोट करते हैं। कलर फिल्टर, कलर फिल्टर, इसका काम क्या आता है? ये जो है कलर फिल्टर से हम लोग घर में चाय छानने के लिए छन्नी का यूज करते हैं, सेम टू सेम यही इसका काम है। वो क्या करता है, पत्ती को छान लेता है और चाय को पार होने देता है। ये कलर फिल्टर जो होता है, तो इसका डिपेंड करता है किस वेवलेंथ से बना, वेवलेंथ मतलब स्पेसिफिक कलर। तो कलर फिल्टर डिपेंड करता है किस वेवलेंथ का बना हुआ है, तो उस वेवलेंथ को सिर्फ पार होने देगा, बाकी सबको ऑब्जर्व कर लेता है। तो कलर फिल्टर हर एक अलग अलग कलर का हम लोग बना सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, अर्ज नहीं है। उसको क्या करते हैं, जब हम उसको कलर फिल्टर को किसी भी पॉलीक्रोमेटिक लाइट पे उसको लगा देंगे, तो वो क्या करेगा, केवल एक रंग को शो करेगा। उस कंडीशन में पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट जैसा बिहेव करता है, लेकिन मोनोक्रोमेटिक बनता नहीं रियल में। रियल में उसका नेचर तो है पॉलीक्रोमेटिक का, वो कलर फिल्टर लगाने के कारण मोनोक्रोमेटिक जैसा बिहेव करने लगता है। तो आप लोग फंक्शन समय देखेंगे, शादी ब्याह फंक्शन में, जैसे ये ट्यूबलाइट जो रहता है, इतना बड़ा ट्यूबलाइट व्हाइट रहता है, व्हाइट लाइट रहता है। व्हाइट लाइट सातों रंग से मिलकर बना हुआ, इसमें क्या करता है, कोई जो है ग्रीन कलर का प्लास्टिक लगा दिया, वो अब दिखता है ग्रीन कलर का। वहां पर दरअसल क्या है, ग्रीन कलर का प्लास्टिक लगा, वही कलर फिल्टर है। तो वो क्या कर रहा, सातों वेवलेंथ में से, वेव गिवर में से इसको, इस सभी को पकड़ के रख रहा, आर पार नहीं होने दे रहा, लेकिन सिर्फ ग्रीन कलर का जो उसका वेवलेंथ है उसको पार होने दे रहा। सिर्फ ग्रीन कलर का वेवलेंथ पार हो रहा, रिफ्लेक्ट कर रहा, ग्रीन कलर का हम लोग को दिखता है। अदर कोई कलर रेड है तो रेड दिखेगा, ऑरेंज है तो ऑरेंज दिखेगा, और पिंक है तो दो तीन कलर का ऑरेंज और रेड का मिक्सर होकर निकलता है, दोनों का हल्का हल्का पार होता है तो ऑरेंज दिखता है, पिंक दिखता है। तो ये डिपेंड करता है, कलर फिल्टर क्या करता है, कलर को फिल्टर करने का काम करता है। तो कोई भी जो होता है, आप लोगों को यदि क्वेश्चन आ जाए, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होता है वो तो सिंगल वेवलेंथ को शो करता है, और पॉलीक्रोमेटिक लाइट वेरियस वेवलेंथ को शो करता है। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट को हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट से बिहेव करवा सकते हैं, कब, जब उस पर कलर फिल्टर लगा दिया जाए तब। लेकिन नेचर उसका है पॉलीक्रोमेटिक है। तो कलर फिल्टर को हम लोग लिखते हैं, क्या है, इट इज अ सबस्टेंस, which allow a single wavelength। वेवलेंथ का मतलब ही कलर होता है, वेवलेंथ टू पास थ्रू देम when white light, white मतलब polychromatic light, when a white light fall on it and rest मतलब जो बच गया absorb। तो कलर फिल्टर का काम क्या है कि जब कभी भी इस पे व्हाइट लाइट फॉल करेगा, या वेवलेंथ मतलब होता है कलर, तो उसमें से कोई एक कलर को पार होने देगा जिस कलर का ये बना हुआ है, ठीक है। तो बाकी सबको रेस्ट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है, इसको हम लोग कलर फिल्टर बोलते हैं, ठीक है। अब जो बारी आता है कि कलर हम लोग पहचानेंगे कैसे कौन सा कलर का, तो एक तो थोड़ा सा कंडीशन ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि ये एक सर्कल है, आप लोगों को ये ड्रॉ करना है, ये कंप्लीट सर्कल बना, ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल इस चीज से ऐसे,
तीसरा ऐसे ऐसे और तीनों को बस। ये कंप्लीट सर्कल तो नहीं बन पा रहा हमसे, लेकिन आप लोग ट्राई करेंगे तो डिवाइडर से बन जाएगा। ठीक है, तो ये पहला जो सर्कल था मान लेते हैं रेड कलर का बनाए थे हम लोग। यहाँ पे जब भी बनेगा तो केवल और केवल प्राइमरी कलर की हेल्प से हम लोग सेकेंडरी कलर को बनाते हैं, तो प्राइमरी कलर को ही हम दिखाएंगे इस बड़े वाले सर्कल में। ये ग्रीन है, ग्रीन लिख अच्छा से लिख देता हूँ, ग्रीन ग्रीन। ये क्या है, ब्लू, स्काई ब्लू, ये प्राइमरी कलर है। तो क्या होता है, आप लोगों के पास डिफरेंट कलर का पेन होगा तो आप लोग यूज कर सकते हैं। रेड को रेड कलर दिखा सकते हैं, ग्रीन को ग्रीन से, ब्लू को ब्लू से। तो क्या होता है, जहां पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा कि रेड, ये पूरा सर्कल तो बराबर रेड का है, इधर ब्लू से, रेड और ब्लू यहाँ पे मिक्स हो रहा है इस पोर्शन में। तो रेड और ब्लू मिक्स होता है, इसको बोलते हैं मैजेंटा रंग बनता है। इससे क्या बोलते हैं, मैजेंटा, MAGEN। यहाँ पे अटने रहा, मैं बाहर लिख देता हूँ, यहीं पे लिखने की कोशिश करता हूँ, मैजेंटा, MAGENTA, मैजेंटा। इसको क्या बोलते हैं, मैजेंटा रंग बोलते हैं। ये कैसे बना, तो मैजेंटा जो होता है ये बना रेड, और रेड एंड ब्लू कलर को मिक्स होने से बना, दोनों के मिक्सर से बना, एक डिफरेंट डिफरेंट में यहाँ पे मिक्स मैजेंटा रंग बना। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड और ग्रीन मिक्स हो रहा है इस पोर्शन में। तो यहाँ पर जो कलर बनता है तो येलो बोलते हैं, येलो। तो रेड और ग्रीन मिलने से क्या होता है, येलो बनता है। कैसे बना, येलो जो बना है, बना R एंड G का मिक्सर से, G फॉर ग्रीन के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लू और ग्रीन मिक्स हो रहा है। तो ब्लू ग्रीन मिक्स होता है, सियान कलर का बनता है, CYAN। सियान क्या होता है, तो देखेंगे हम लोग नेवी ब्लू कलर जिसको बोलते हैं। नेवी ब्लू क्या होता है, जो हम लोग कार्बन से कई बार देखेंगे, कार्बन क्या होता है, जैसे पेज पर रख के लिखते हैं, पीछे छपता है कार्बन, उसमें जो उसका जो इंक रहता है स्याही, उसको सियान रंग बोलते हैं। वो बनता है ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर से। किससे बना, ब्लू एंड ग्रीन से बना है, ये दोनों को मिक्सर से बनता है। यहाँ पे क्या हो रहा कि मैजेंटा भी बोलो तो मैजेंटा भी मिक्स हो रहा, इधर से सियान भी मिक्स हो रहा है इसमें, और येलो भी मिक्स हो रहा है, और रेड ग्रीन सब तो मिक्स हो रहा है। तो सब जहां पे मिक्स हो रहा है, तो यहाँ पे व्हाइट कलर बनता है, व्हाइट। तो व्हाइट कलर क्या होता है, जब वास्तव में बोलते थे यहाँ पे 7 कलर मिक्स हो गया। 7 में रेड ग्रीन येलो ब्लू सब तो आएगा, येलो भी आ गया, ब्लू ऑरेंज भी आएगा, किसी न किसी और मिक्सर से बनेगा। तो यहाँ पे देख रहे तीनों प्राइमरी कलर मिल रहा है। यदि बोल सकते हैं व्हाइट कलर को बोल सकते हैं कि मिक्सर ऑफ ऑल 3 प्राइमरी कलर हो सकता है, क्योंकि इसी तीनों प्राइमरी कलर से मिलकर ना बिहेवियर में क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज। तो इसी मेन तो कलर यही है, ये 3 को, इसी तीनों मिक्सर से ये बना, ये बना, ये बना, ये बना। तो जब यही तीनों के यहाँ पे मिला रहे हैं तो तीनों कलर बोल सकते हैं व्हाइट कलर बना। तो व्हाइट कलर बीच में बनता है। ठीक है, इससे हम लोग कलर को पहचानने कैसे तरीका दे सकते हैं। यदि क्वेश्चन रहेगा इस तरह का कि रेड प्लस ब्लू कौन सा कलर बनेगा, मैजेंटा, आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस याद रहेगा तो। और जहां पे बोल देगा कि रेड ब्लू प्लस ग्रीन, तो क्या बनेगा, व्हाइट। तो तीनों प्राइमरी कलर के मिलकर सेकेंडरी कलर बनता है। और वास्तव में ये जो है, ये जो आपको लोग कलर दिख रहा है, ये सभी सेकेंडरी कलर होता है। ये तीनों जो बन रहा, मैजेंटा बन रहा, आप लोग सियान बन रहा, येलो बन रहा, ये सेकेंडरी कलर है। और व्हाइट लाइट जो है, ये भी, ये वास्तव में तो कोई कलर है ही नहीं, वेवलेंथ जहाँ से सब मिलता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर को थोड़ा सा बता देते हैं, तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या था, जोड़ना, दो कलर को मिल करके तीसरा एक कलर का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे हो रहा है, 2 कलर के मिल करके, इसको मैजेंटा और कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी हम लोग बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, इसमें क्या होता है, अ पेयर ऑफ कलर in which a primary color and the other is secondary. A secondary color which on mixing
विच मिक्सिंग इन आ प्रपोर्शन मतलब रेशियो, मतलब डिफरेंट फिगर से मिक्स करेंगे तो गिव्स वाइट लाइट, वाइट लाइट रहता है एक प्राइमरी कलर को। और क्या होता है एक सेकेंडरी कलर के मिक्स, सेकेंडरी कलर जब भी बनेगा प्राइमरी कलर की मदद से बनता है। तो एक तो प्राइमरी कलर ले लिए, मान लेते हैं यहाँ पे रेड को हम लेकर चल रहे प्राइमरी कलर के रूप में, और सेकेंडरी कलर की जगह पे हम सियान ले लिए। सियान तो बना है ब्लू और ग्रीन से, लीजिए तीन फिर से आ गया, तो तीनों क्या देगा, व्हाइट लाइट देगा ही देगा। यही बताना, यही जो कम्प्लीमेंट, इसी को क्या बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो या दो एंगल का सम 90 होना चाहिए, इस तरह का कम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री कलर मतलब दो कलर को जोड़ने पर बनना चाहिए। तो एक तो उसमें प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, तो उसके मिक्सर से जो बनता है व्हाइट लाइट बनता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं कि रेड प्लस सियान क्या देगा, बराबर व्हाइट होगा, व्हाइट कलर बनाएगा, क्योंकि सियान किसे बना है, ब्लू ग्रीन से। और क्या लिख सकते हैं, ब्लू प्लस येलो, ये भी व्हाइट देगा। ब्लू येलो, येलो हो गया तो ग्रीन और रेड दोनों आ गया, तो व्हाइट देगा ही देगा। और क्या बोल सकते हैं, ग्रीन, एक तो प्राइमरी ले ग्रीन प्लस मैजेंटा, ये भी क्या देगा, व्हाइट। अब बात है सेकेंडरी कलर को पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं, ट्रायंगल टाइप का शेप में, इस तरह से पहचानना है। जो ऊपर टिप है तीनों पोर्शन पे, तो यहाँ पे डिनोट करेंगे हम लोग प्राइमरी कलर को, क्या इसको डिनोट करेंगे प्राइमरी, तो रेड ब्लू। आप लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट कलर का पेन होगा, आप लोग यूज कर सकते हैं लिखने के लिए। और यहाँ पे ग्रीन, ग्रीन, ये तीनों प्राइमरी कलर ग्रीन लिख रहे हैं यहाँ पे, ग्रीन, ठीक है, तीनों प्राइमरी कलर है। इसका जो अल्टीट्यूड होता है, हाइट, इधर से आया, इधर से भी आया, इधर से भी आया, एक तो सर्कल यहाँ बना लेते हैं। इसका क्या दिखा रहे हैं कि रेड भी आ रहा है, इधर से ब्लू भी आ रहा है, इधर से ग्रीन भी आ रहा है, तो यहाँ पे मिक्स हो रहा है, वहाँ पे क्या बनेगा, व्हाइट लाइट बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ पे व्हाइट कलर बनता है, व्हाइट कलर बनता है। और क्या होता है कि यहाँ पे एक सी पॉइंट लेते हैं, यहाँ मान लो कि मैजेंटा बनेगा। मैजेंटा क्यों बनेगा, कि मैजेंटा किसके मिक्सर से बनता है, ब्लू और रेड, इस दोनों में मिल सकता है, ब्लू रेड यहाँ पे मिलेगा, तो हम मान लेते हैं मैजेंटा रंग का बना, मैजेंटा बना। इधर नीचे की तरफ यहाँ पे ब्लू और ग्रीन मिक्स होगा, तो ब्लू और ग्रीन मिक्स हुआ तो कैसा मतलब सियान बना था, यहाँ पे सियान हम लोग लिख सकते हैं। इधर रेड और ग्रीन मिल रहा तो येलो बन रहा, येलो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइमरी कलर को हम यहाँ पी लिख देते हैं, या पी आर शॉर्ट में। प्राइमरी जहां जहां है उसका पी आर को डिक्लेयर कर देते हैं, ये प्राइमरी कलर है, पी आर मतलब प्राइमरी कलर। आप लोग समझ सकते हैं कि मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि स्पेस नहीं है। पी आर मतलब प्राइमरी कलर। ये जो बना है सियान, तो एक तो प्राइमरी, दोनों प्राइमरी मिक्स में ये बनेगा सेकेंडरी, तो ऐसा लिखते शॉर्ट में सेकेंडरी, सेकेंडरी कलर, इसको क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर। ठीक है, तो कलर को हम लोग इस तरह से पहचान सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये जो हमारा टॉप है मतलब वर्टेक्स है, ट्रायंगल जो बना है इसमें वर्टेक्स को क्या दिखा रहा है, वर्टेक्स शो कर रहा है प्राइमरी कलर को। इस दोनों के बीच का जो लाइनिंग यहाँ ज्वाइन कर रहा है, मिड पॉइंट शो कर रहा है सेकेंडरी कलर को। अब बीच में जो सेंटर में जो सबको मिक्स हो रहा है वो क्या कर रहा है, व्हाइट लाइट को शो कर रहा है। ये आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, तो मैं एक बार साइड जाता हूँ, आप लोगों को लिखना हो स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। लिख देता हूँ इसी नीचे में कि आखिर ये जो ट्रायंगल बना क्या करता है, color at the line joining the vertex को जो ज्वाइन कर रहा लाइन एंड the मिड पॉइंट, बीच में जाना ज्वाइन कर रहा लाइन को, मिड पॉइंट ऑफ द साइड
साइड अपोजिट to represent complementary color. अपोजिट साइड से ज्वाइन करने वाला वर्टेक्स को कॉम्प्लीमेंट्री कलर को ज्वाइन कर रहा, और यहाँ पे क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स। एक बात यहाँ पे छूट गई है, वर्टेक्स रिप्रेजेंट, वर्टेक्स के बाद आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स के बाद एक कर लेंगे क्या चीज, रिप्रेजेंट प्राइमरी कलर, तब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द रिप्रेजेंट कम्प्लीमेंट्री कलर। इसी ट्रायंगल को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, ट्रायंगल जो हम लोग बनाए हैं, मैंने जो बनाया ट्रायंगल, इसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो मिड पॉइंट पे जो वर्टेक्स को, जो दो लाइन के बीच का पॉइंट है वर्टेक्स, उसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी कलर से। इस दोनों के बीच का मिड पॉइंट, जो लाइन में जो मिड पॉइंट है, उसको बोल रहे हैं सेकेंडरी कलर को। जहाँ से मिक्स हो रहा है उसको बोल रहे हैं व्हाइट लाइट को। तो अब मैं साइड जाता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता आप लोग ये नोट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा, जैसे यहाँ पे मैं इसको भी मिटाता नहीं, इसको नहीं देता हूँ, इसमें एक दो क्वेश्चन इस पर ऑरली डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन किस तरह का आता है, कलर फिल्टर जो था वो तो ठीक है। अभी मान लीजिए आपको बोला जाए कि आपका एक कमरा जो है, उसमें जो आपका ट्यूबलाइट लगा हुआ है, उस पर एक कलर फिल्टर लगा दिए जो ग्रीन कलर को शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है, सॉरी येलो, मान लेते हैं वो कलर फिल्टर ग्रीन नहीं, येलो कलर को शो कर रहा है, येलो कलर में, येलो कलर आपका लाइट में, या फिर आपके घर में मानते सोडियम लाइट लगा हुआ है, एनए लाइट बोलते हैं, सोडियम लाइट। ये पीला बल्ब जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग, पीला कलर का बल्ब जलता है उसको बोलते हैं। तो पीला बल्ब वो होता है मोनोक्रोमेटिक, मतलब कोई एक ही पे शो करेगा। पीला बल्ब जो पीला को दिखाएगा, और पीला बना किससे, रेड और ग्रीन से बना हुआ है। तो उसमें क्या है, यदि आप लोग रेड कपड़ा पहन के जाइएगा उस लाइट की प्रेजेंस में, तो आपको रेड ही दिखेगा। ग्रीन जाएंगे ग्रीन नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी क्या है, येलो कलर से बना, तो येलो कलर को पास होने देगा, बाकी सबको ऑब्जर्व कर लेगा। येलो तो रेड और ग्रीन दोनों से मिलकर बनता है, दोनों को दिखाएगा। अगर मान लिया जाए कि हम चल के वहां पे ब्लू कलर का कपड़ा पहन करके, तो कैसा दिखेगा, वहां पे कोई और ही कलर दिखता है वो, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी नहीं है कि ब्लू कलर को पार होने दे, पार नहीं होने देता है, वो डार्क दिखता है, वहां पे ब्लैक दिख सकता है आप लोगों को। और मान लीजिए कि आप चले गए वहां पे सियान कलर का पहन करके, सियान कपड़ा, इसमें देख रहे हैं सियान है येलो, इसमें ग्रीन दिखेगा, तब सियान जो है, ये जो कलर है इसमें, इस कपड़े में, ये कलर से इसको सियान कलर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, नेवी ब्लू टाइप का हल्का सा सियान बोलते हैं। तो वहाँ पे ग्रीन दिखेगा, क्यों सियान कलर का था, ग्रीन क्यों दिख रहा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी क्या है, येलो को एक रेड और ग्रीन को पास होने देगा, रेड ग्रीन को पास होने देगा। रेड तो उसमें है ना, सियान में ब्लू है, तो ब्लू को ऑब्जर्व करता है, उसका सिर्फ ग्रीन पोर्शन को पास होने देगा, तो ग्रीन दिखता है। इसमें क्या है, रेड और ब्लू जब बना हुआ, मेजेंटा कलर का फिल्टर लगा दिए, तो रेड और ब्लू को पास होने देगा, तो रेड या ब्लू पहन के जाएंगे तो ब्लू वैसा ही दिखेगा, मेजेंटा भी जाएंगे मेजेंटा कलर का ही दिखेगा। लेकिन यदि इसमें से मान लीजिए हम चले गए ग्रीन पहन करके, तो ग्रीन यहाँ कोई और कलर दिखेगा, फिर उसका प्रॉपर्टी है ना फिल्टर का, वो पार होने देगा मेजेंटा के अलावा किसी को। सियान कलर का फिल्टर लगा दिए तो ब्लू को ब्लू दिखाएगा, ग्रीन को ग्रीन दिखाएगा, और सियान को सियान दिखाएगा। उसके अलावा तीसरा कलर ले जाएंगे पहन करके, उसमें दूसरा रंग दिखेगा। तो क्वेश्चन आता है क्या चीज, कि आप लोग सोडियम लाइट में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, सोडियम लाइट में एक रेड गुलाब को देख रहे हैं, रेड गुलाब को देख रहे हैं, तो कैसा रंग दिखेगा, सोडियम लाइट होता है पीला लाइट, रेड दिखेगा, रेड दिखेगा। अगर बोला जाए कि एक ब्लू गुलाब को देख रहे हैं हम लोग सोडियम लाइट में, तो कैसा दिखेगा, ब्लू, कोई और कलर दिखेगा, ब्लैक दिख सकता है उसके इसमें, क्योंकि ये तो पार होने देगा नहीं रे ऑफ लाइट को। ब्लू कलर दिखाने के लिए ब्लू कलर का वेवलेंथ पार होना चाहिए, पार होने देना रहा, फिल्टर होने दे रहा नहीं, तो क्या करेगा, उस कलर, उस केस में क्या होता है, वो ब्लैक कलर का दिखता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। तो कलर में यहाँ तक ही रखते हैं, कलर के लिए इतना काफी है नॉलेज। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बात करेंगे एक टॉपिक, छोटा टॉपिक उसको पहले डिस्कस कर देते हैं कि रेनबो बनने के लिए क्या फॉर्मेशन कंडीशन होता है। इसके बाद हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बात करेंगे। रेनबो एक रेन ड्रॉप को हम कंसीडर करके चलते हैं, ये रेन ड्रॉप है। कंडीशन बोलता है क्या होता है, तो सबसे पहले वाटर मोलिक्यूल है, तो बाहर तो एयर है, रे ऑफ लाइट व्हाइट इसमें इंटर कर रहा था, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है,
ये 7 रंग में छितरता है। अभी फ्रिज में बताया नहीं, फ्रिज में बताएंगे अगले स्लाइड पे। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रखने की कोशिश के माइंड में, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ 7, इस बीच में 7 रंग में फैलाइए। फिर क्या हो, जब निकलता है तो वापस एक तो सिंगल तो ये जो रेन ड्रॉप है यहाँ, इसके अंदर 7 रंग दिखता है, इसी को बोलते हैं वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट। कंडीशन क्या होता है रेनबो बनने के लिए? कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का आता है एग्जाम में। सबसे पहले इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, मीडियम से जो है रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड स्टेप ही हो, इसको स्टेप भी बोल सकते हैं। स्टेप फर्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ, स्टेप सेकेंड डिस्पर्सन होता है, मतलब छितराता है लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। तीसरा बात क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल अंदर में ही रिफ्लेक्ट करता है, बाहर तो जा नहीं पाया, यहां से अंदर में ही रिफ्लेक्ट करता है। इंटरनल रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, मीडियम चेंज हुआ, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन। और चौथा क्या होता है, फिर से एक बार क्या होता है, रिफ्रैक्शन, बाहर निकला रिफ्लेक्शन, मीडियम चेंज हो रहा, बाहर निकला तो मीडियम चेंज हो रहा, वाटर से एयर में आ रहा, फिर से रिफ्लेक्शन भी होता है। ये 4 में ये 3 इंपॉर्टेंट है, तीनों स्टेप। रेनबो तो अंदर में ही बनेगा ना, ये 3 तक ही रेनबो बनता है, बाहर निकलता रिफ्रैक्शन। सबसे पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, टोटल। उल्टा करके देगा ऑप्शन में, पहले डिस्पर्सन दे देगा या पहले रिफ्लेक्शन दे देगा, तो उसको ध्यान कंफ्यूज नहीं होना है। पहला स्टेप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, दूसरा स्टेप होगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट होगा, तीसरा क्या होगा, टोटल रिफ्लेक्शन होता है, और चौथा फिर से रिफ्रैक्शन ही होता है। तभी जाकर के रेनबो का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा डिस्पर्सन, डिस्पर्सन होता है, इस पे भी चर्चा करेंगे, अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे। और क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का चर्चा तो कर चुके हैं, और रिफ्रैक्शन का पूरा चैप्टर ही पढ़ा चुके हैं, सिर्फ डिस्पर्सन बच रहा है इसमें, डिस्पर्सन का भी चर्चा करेंगे हम लोग। अब हम कुछ पॉइंट का डिस्कस करेंगे, बात बताएंगे। एक साइंटिस्ट है, इसका नाम था रेले स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग इसको बोलते हैं हम लोग। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इन्होंने ही दिया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इन्होंने दिया था। इंसिडेंट रे, स्कैटर रे, दोनों सेम वेवलेंथ का होता है, तब स्कैटरिंग होता है। मतलब कहने का क्या मतलब है, स्कैटर मतलब होता है छितरा जाना, फैल जाना। स्कैटर मतलब क्या होता है, फैल जाना, लेकिन तमीज से फैलना। तमीज से फैलना मतलब सर्टेन वेवलेंथ में अरेंज होकर फैलता है, उसको स्कैटरिंग बोलते हैं। डिस्पर्सन में क्या होता है, इसमें भी फैलना होता है, लेकिन इसमें तमीज नहीं रहता, इसमें किसी तरह से अरेंज हो सकता है। तो स्कैटरिंग से मान लीजिए पार्टिकल से है, छोटा पार्टिकल से यार से लाइट चलती हुई आ रही है, ट्रेवल करती हुई, ये लाइट का रेट ट्रेवल करती हुई आ रही है, लाइट रेट, ठीक है। इस पार्टिकल का साइज इतना छोटा हो, इतना छोटा हो, इसका वेवलेंथ जो लाइट का इससे छोटा हो, इसका वेवलेंथ जैसे छोटा हो, उस केस में क्या होता है, इस पर लाइट पड़ेगा, इसको पूरा आर पार होते चला जाएगा, छितरा जाता है इस तरह से। तो छितराता इसी फिनोमेना क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने का क्या मतलब है, जब कभी भी पार्टिकल्स का साइज जो होता है लाइट के वेवलेंथ के साइज से छोटा हो जाए, उस केस में क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। और ये स्कैटरिंग को हम लोग देखते हैं पीछे एक स्क्रीन लगा करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीन नहीं बोलते हैं, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उस पर क्या होता है, धब्बा छपता है, उसी में 7 कलर का वेवलेंथ का धब्बा छपता है, क्योंकि व्हाइट लाइट की बात कर रहे हैं। व्हाइट लाइट जब किसी एक टीनी पार्टिकल से टकराएगा, उस केस में क्या होता है, छितरा जाता है, वो फैल जाता है। इसी कारण से बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सबसे पहले रेले स्कैटरिंग नाम का साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया था, इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। बताया कौन था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट रेले स्कैटर, स्कैटरिंग गिव concept for scattering
लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का सबसे पहले कॉन्सेप्ट रेले स्कैटरिंग दिए थे। तो इन्होंने क्या बोला था, इसमें क्या होता है, इंसिडेंट रे एंड scatter ray, incident ray और scatter ray is same in wavelength। वेवलेंथ में क्या होता है, सेम होता है, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसमें सेम होता है। इन्होंने बताया था, रेले स्कैटरिंग नाम का साइंटिस्ट इन्होंने बताया था, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। तो स्कैटरिंग मतलब होता है, स्कैटरिंग भी होता है, वर्ड स्कैटरिंग का क्या मतलब है, स्कैटरिंग थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन छितरा था। इसका मतलब होता है रे ऑफ लाइट को छितरा देना। तो मैंने थोड़ा सा आगे जो बताया था कि अलग अलग कलर में बढ़ता है, वो होता है ज्यादातर डिस्पर्सन में होता है। जब तमीज से बढ़ता है, अलग अलग कलर में छितराता है, तो होता है डिस्पर्सन। लेकिन जब इसका कोई कलर नहीं शो करता, सिर्फ स्कैटरिंग मतलब होता है छितरा देना। तो मान लेते हैं ये पॉइंट पोजिशन ऑब्जेक्ट है, ये कंसेप्ट सही था, ये जो पॉइंट शेप का वस्तु था, तो व्हाइट लाइट जब पड़ता है, इसको इससे पड़ता है, इससे पार होता है, इसका वेवलेंथ अलग अलग छितरा जाता है, ये बढ़ जाता है। मान लिया जाए कि वाटर पाइप है ये, ठीक है, पाइप है इतना बड़ा, इससे पानी जो है प्रेशर से निकल रहा है। अब क्या करें, इसके रास्ता में इतना छोटा एक वस्तु रख दे यहाँ पे, जो पाइप का जो उसका ये जो होल है, आगे का मुंह है, इससे छोटा, इसके इसमें क्या होगा, इस वस्तु पे जो पानी पड़ेगा पूरा इसको पूरा नहा देगा, एक तरह से धो देगा, पूरा नहा देगा, इससे छितरा जाएगा पानी, इधर जल जाएगा, इसे टकराने के बाद इसे छितरा जाता है। उसको बोलते हैं स्कैटरिंग, हम बोलते हैं इसको। यही क्या होगा, यदि वस्तु का साइज हम बड़ा कर दे कि इसका जो मुंह है इससे साइज बड़ा, इससे होगा टकरा जाएगा, नीचे गिरने लगेगा पानी, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसके इसमें स्कैटरिंग नहीं होता है। जब वही पार्टिकल छोटा होगा पार्टिकल, किससे, लाइट के वेवलेंथ से, व्हाइट लाइट से, उस डायरेक्शन में क्या होता है, लाइट का जो वेवलेंथ है वो छितरा जाता है, पूरा फैल जाता है, बढ़ जाता है, इधर उधर किसी डायरेक्शन में छितरा जाता है। ये होता है कि बिना तमीज से बढ़ता है, इसमें मतलब कोई फिक्स शेप नहीं कि नहीं एक पहले रेड जाए फिर इधर मर्जी इधर, ये किसी भी डायरेक्शन में फैल जाता है। उस केस में क्या होता है, लाइट जो होता है अपना वेव नेचर को फॉलो करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लाइट वेव नेचर को फॉलो करता है। ये पॉइंट है, रे ऑफ लाइट आ रही है यहाँ से, इसको ऐसे नहाते हुए, इसको ऐसे वेव बनते हुए इसको आगे पार होगा, छितराएगा, थोड़ा बटेगा, तो स्कैटरिंग बोलते हैं। सबसे पहले किन्होंने बताया था, रेले स्कैटरिंग नाम का साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताए थे स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। स्कैटरिंग मतलब होता है थ्रोइंग ऑफ लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन। रैंडम मतलब किसी भी दिशा में आराम से इसको फेंक देते हैं लाइट को बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग बोलते हैं। तो इसको ये पॉइंट ऑफ लिटरेचर में सट जाता है, उसके शॉर्ट लेना ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नोट कर चुके हैं, आगे इसी में बढ़ते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है, इसका एग्जांपल बोलेगा तो टिंडल इफेक्ट भी होता है। टिंडल इफेक्ट एग्जाम्पल टिंडल इफेक्ट होता है। क्या होता है, स्मोक या डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल है, तो व्हाइट लाइट से पड़ता क्या होता है, उसके चारों सरफेस से टकरा कर किसी भी डायरेक्शन में छितरा जाता है, फैल जाता है। उस फिनोमेना को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। खिड़की सबसे आप लोग देखे होंगे, जब ये रे ऑफ लाइट इंटर करता है तो डस्ट पार्टिकल देखते हैं उसमें फ्लोट करते रहता है, डस्ट पार्टिकल फ्लोट करते रहता है, तो वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण क्या होता है कि वस्तु शाइन करता है या चमकता है, शाइन करना चमकना एक ही बात हुआ, तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। इसके यहाँ पर टिंडल इफेक्ट आप लोग देख सकते हैं। या फिर लाइट रे कम फ्रॉम द विंडोज, या फिर वेंटिलेटर से लाइट ले आता है, उसमें डस्ट पार्टिकल फ्लोट करता है, उसको देखते हैं, उसको भी टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो टिंडल इफेक्ट बोल सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। कंडीशन फॉर रेनबो, ये अभी और समझ में आएगा अच्छे से, ये बात करेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। डिस्पर्सन होता क्या है,
स्कैटरिंग से ही जुड़ा हुआ है। इसमें भी व्हाइट लाइट को स्कैटर किया जाता है, लेकिन क्या होता है इसमें तमीज से बढ़ता है, एक स्पेशल फिक्स वेवलेंथ पे बढ़ता है, अलग अलग वेवलेंथ पे। इसमें क्या होता है, ये फिनोमेना है, ये फिनोमेना phenomenon of splitting of white light into its constituent colors और wavelength। कलर को ही वेवलेंथ बोलते हैं, वेवलेंथ इज नॉन एज डिस्पर्सन। तो व्हाइट लाइट को 7 कलर में बांटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन हम लोग बोलते हैं। ये डिपेंड करता है मीडियम पे, एक होता है डिस्पर्सिव मीडियम, मतलब व्हाइट लाइट को बांटने वाली माध्यम जिसमें व्हाइट लाइट पास करेगा तो 7 कलर में बटेगा। The medium which bring about dispersion। डिस्पर्सन यहाँ पे लिखे हैं, मीडियम क्या होता है जो डिस्पर्सन लाता है, इज नॉन एज डिस्पर्सिव मीडियम, नॉन एज डिस्पर्सिव मीडियम। जो मीडियम डिस्पर्सन को डिस्पर्सिव मीडियम होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, प्रिज्म भी क्या है, डिस्पर्सिव मीडियम। एक एग्जांपल दिया हुआ प्रिज्म। प्रिज्म इज अ डिस्पर्सिव मीडियम। इसी करते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अभी व्हाइट लाइट जब फैल रहा था, पूरा बिखर रहा था, रैंडम डायरेक्शन में किसी अन्य डायरेक्शन में फैल रहा था, किसी भी तरीके से ये पार्टिकल से ऊपर इधर चल गया, कोई इधर चला गया, फैलने के बाद इधर पर चला गया, उसको बोलते थे हम लोग क्या चीज़, उसको बोला स्कैटरिंग, छितर गया। जब ये मान लेते इससे पार हुआ व्हाइट लाइट तो एक फिक्स डायरेक्शन में फैल रहा है, इसे करके एक ही जगह पे, ये जो पड़ता है स्कैटरिंग के जगह पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्पर्सन बोलते हैं। व्हाइट लाइट को एक फिक्स डायरेक्शन में वेवलेंथ के अनुसार क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं उसको डिस्पर्सन बोलते हैं। ये प्रिज्म में होता है, प्रिज्म एक डिस्पर्सिव मीडियम है। एक जो वर्ड होता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम एक स्क्रीन जैसा होता है जिसमें व्हाइट लाइट का सातों वेवलेंथ दिखता है हम लोगों को। स्क्रीन लगाते हैं प्रिज्म के पीछे, व्हाइट लाइट जब फैलता है सातों कलर हम लोग को शो करता है, और स्क्रीन को स्पेक्ट्रम हम लोग बोलते हैं। द बैंड ऑफ व्हाइट लाइट, यहाँ पॉइंट पे लिख सकते हैं आप लोग, द बैंड ऑफ, मतलब धब्बा होता है कलर या फिर वेवलेंथ। The band of colors wavelength obtained from the screen is known as a spectrum। तो क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो व्हाइट लाइट का बैंड जो होता है, जो धब्बा पड़ता है किसी भी स्क्रीन पे, उसको स्क्रीन को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये 2 तरह का हो सकता है, इसी से मैं पॉइंट नहीं खींच करके लिख देता हूँ। 2 तरह का होता है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर। ठीक है, प्योर स्पेक्ट्रम क्या होता है, प्रिज्म में जो बनता है उसको प्योर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वही रेनबो जो बनता है इम्प्योर, उसमें क्या होता है अभी बता देता हूँ। व्हाइट लाइट जो होता है ना, जब प्रिज्म में बढ़ता है तो एक फिक्स वेवलेंथ पे बढ़ता है, उसमें एक दूसरे ओवरलैप नहीं होता है। लेकिन रेनबो में क्या होता है, एक कलर दूसरे पे ओवरलैप होता है। व्हाइट में थोड़ा सा रेड मिक्स हो गया, रेड में थोड़ा सा ग्रीन मिक्स हो गया, इस तरह मिक्सिंग थोड़ा सा ऊपर थोड़ा ओवरलैप कर देता है, उसको बोलते हैं इम्प्योर स्पेक्ट्रम। लेकिन प्योर में क्या होता है, पूरा फिक्स अलग अलग प्रकार लगेगा देखने में, उसको हम लोग बोलते हैं प्योर। तो पहला हो गया प्योर, स्पेक्ट्रम, दूसरा हो गया इम्प्योर।
इम्प्योर। स्पेक्ट्रम लिख, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इन दिस स्पेक्ट्रम constituent color occupy their suspensive position। सस्पेक्टिव पोजीशन से विबग्योर लिख देते हैं, VIBGYOR। विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, विबग्योर बोलते हैं। एंड डिस्टिंक्ट अलग, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग। ऐसा नहीं कि रेड में थोड़ा सा ग्रीन, यहाँ तक व्हाइट, ये ऑरेंज में थोड़ा रेड मिक्स हो, ऐसा नहीं, अलग अलग सब दिखता था। इसको क्या बोलते हैं, प्योर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस स्पेक्ट्रम आप लोग सुन करके लिख सकते हैं, नहीं दिख रहा सुन करके लिख सकते। इन दिस स्पेक्ट्रम बैंड मतलब धब्बा, कलर का जो धब्बा पड़ता है स्पेक्ट्रम पे, बैंड ऑफ कलर ओवरलैप, हल्का हल्का ओवरलैप कर जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्योर स्पेक्ट्रम। इसका एग्जाम्पल बोला जाए तो रेनबो का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी बताया था मैंने कंडीशन, 7 कलर में बढ़ता है रेनबो में, लेकिन थोड़ा सा ऊपर एक दूसरे पे कलर क्या होता है, एक दूसरे पे चढ़ा रहता है थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्पेक्ट्रम ऑब्टेन फ्रॉम प्रिज्म, स्पेक्ट्रम ऑब्टेन फ्रॉम प्रिज्म। प्रिज्म से स्पेक्ट्रम होते हैं, ऑब्टेन होता है एक तो ये, और क्या होता है एक तो, एंड स्पेक्ट्रोस्कोप, यहीं पे लिखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप अरेंजमेंट, ठीक है। इसको भी हम लोग बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल करते हैं, किसका, प्योर स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, उसमें भी कलर को होता है अलग अलग वेवलेंथ पे अरेंज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है डिस्पर्सन मैंने बताया, डिस्पर्सन मीडियम पे डिपेंड करता है। प्रिज्म का एग्जाम्पल दिया, ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, धब्बा जो पड़ता है स्क्रीन पे व्हाइट कलर का, प्रिज्म के पीछे स्क्रीन लगा रहता है व्हाइट कलर का, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। उसमें धब्बा जो पड़ता है उसको होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वो दो तरह का होता है, प्योर इम्प्योर। जहाँ पे धब्बा जो साफ साफ दिखे, कलर का जो बैंड होता है, ये VBG सभी एक साथ अलग अलग दिखे, उसको बोलेंगे प्योर स्पेक्ट्रम है। और जहाँ पे थोड़ा सा एक साथ, जैसे यहाँ पे वायलेट से मिक्स हो गया थोड़ा सा ब्लू, कुछ और थोड़ा सा रंग दिखा, ब्लू से थोड़ा ग्रीन, ग्रीन से थोड़ा येलो, थोड़ा मिक्सिंग जो हो जाएगा तो बोलते हैं ओवरलैप करना, थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्योर स्पेक्ट्रम। इम्प्योर स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल होता है रेनबो, और प्योर का प्रिज्म जो बनता है वो स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। तो मैं साइड जाता हूँ और कैमरा को थोड़ा जूम करता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चुकेंगे, आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रिज्म की चर्चा करेंगे। प्रिज्म, उससे पहले आप लोगों को कलर बताना जरूरी था, क्योंकि प्रिज्म में क्या होता है, व्हाइट लाइट 7 कलर में बढ़ता है, तो उससे पहले कलर बता दिया, फिर स्पेक्ट्रम बताया, डिस्पर्सन, प्रिज्म में डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है, डिस्पर्सन में कैसा डिस्पर्सन, प्योर डिस्पर्सन। अभी सिर्फ हम लोग कलरफुल वर्ल्ड में है, अभी ह्यूमन आई का बात नहीं की है, ह्यूमन आई का भी चर्चा करेंगे। प्रिज्म होता क्या है, ग्लास प्रिज्म की बात करेंगे। प्रिज्म भी बहुत तरह का होता है, ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट सबट्रांस सब लोग प्रिज्म बना सकते हैं, जिससे व्हाइट लाइट या फिर कोई भी लाइट जो होता है पार हो जाए, और पार होते के साथ जो होता है बैंड भी हो, मीडियम से जो बैंड तो होगा ही, तो रिफ्रैक्शन भी होता है और डिस्पर्सन भी होता है।
तो वैसी वैसी प्रॉपर्टी शो करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। तो ग्लास प्रिज्म की हम लोग बात करेंगे, हमारे सिलेबस में सिर्फ ग्लास प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी होता है, होता है पेंटागोनल शेप का भी प्रिज्म होता है, लेकिन हम लोग उसका बात नहीं करेंगे, सिर्फ ग्लास प्रिज्म की बात करने वाले ग्लास प्रिज्म का बात करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जो पहले समझ लीजिए प्रिज्म होता क्या है। दो ट्रायंगुलर सरफेसेस में होता है, दो ट्रायंगुलर फेस होता है। जो प्रिज्म जो बनाएंगे दो ट्रायंगुलर फेस होता है, इसमें क्या होता है, और तीन जो साइड इसका होता है प्रिज्म का वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का, ये मेरे हाथ में एक पेज है, इससे कोशिश करता हूँ। तो ये जो है आप लोगों का यहाँ ऐसे आप लोगों को दिखेगा, ये सामने से ये जो पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, ये पोर्शन, ये ट्रायंगुलर पोर्शन दिख रहा है। इधर का जो पोर्शन दिख रहा है ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर, नीचे का बेस भी रेक्टेंगुलर, सेम ऐसा ही प्रिज्म होता है। ये पोर्शन जो होता है ट्रायंगुलर होता है, उसका पीछे वाला भी ट्रायंगुलर सरफेस होता है पोर्शन, और चारों दो तीनों कोना का क्या होगा वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो प्रिज्म में क्या क्या होता है, तीन सरफेस जो उसका होता है रेक्टेंगुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस, बेस भी रेक्टेंगुलर और तीनों पोर्शन भी रेक्टेंगुलर। इस तरह से 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा 3D में बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर बन जाए तो अच्छा। ये कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, नीचे का जो बेस है ये तो रेक्टेंगुलर शेप का है, इधर का बेस भी रेक्टेंगुलर शेप का है, इधर का भी रेक्टेंगुलर शेप का, लेकिन ये जो सरफेस सामने का सरफेस जो बाहर की तरफ आ रहा है, बोर्ड से बाहर की तरफ जो सरफेस दिख रहा है वो 3D में दिख नहीं रहा, बोर्ड से बाहर जो निकल रहा है वो रेक्टेंगुलर, ये क्या है ट्रायंगुलर शेप में है। अब बोर्ड के अंदर जो है पीछे वो भी क्या है ट्रायंगुलर है। तो दोनों ट्रायंगुलर सरफेस क्या होता है, इसमें पैरेलल होता है, पैरेलल अरेंज होता है। और क्या होता है, ये जो सरफेस रेक्टेंगुलर एक दूसरे से सटा हुआ रहता है, एक जगह पे बेस पे जाके मीट करता है। तो प्रिज्म में क्या होता है, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में जो ट्रायंगुलर शेप का रहता है उसमें दो सरफेस, सामने का सरफेस होता है ट्रायंगुलर शेप का, और बाकी तीन सरफेस इंटरफेस जो है उसका क्या होता है रेक्टेंगुलर सरफेस का। रेक्टेंगुलर सरफेस पे ही डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, रेक्टेंगुलर सरफेस पे ही डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। तो हम लोग सबसे पहले प्रिज्म होता क्या, जरा ये लिख ले। तो प्रिज्म में लिखेंगे, तो प्रिज्म इज अ होमोजेनियस सॉलिड, होमोजेनियस मतलब इससे लाइट पार हो सके, थोड़ा थोड़ा क्या लिखेंगे, प्रिज्म इज अ होमोजेनियस सॉलिड, इस सॉलिड ही है, सॉलिड और क्या है ट्रांसपेरेंट भी है, सॉलिड एंड ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्लेक्टिंग मीडियम, रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस, सरफेसेस, टू प्लेन सरफेसेस लिखे हैं, इंक्लाइंड एट एन एंगल, मैं एक पेज में बना देता, आप लोग भी ड्रॉ कर लेंगे। 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दिख रहा होगा 3D में। प्रिज्म में ये जो सरफेस बाहर का दिख रहा है अंदर का, इसको इसी को प्लेन सरफेस जो बोला गया, इसी को बोला गया प्लेन सरफेस। बाहर का सरफेस ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है, ये अंदर का दिख रहा है दोनों प्लेन सरफेस, इसलिए बोला गया टू प्लेन सरफेस है। और ये जो इसका बीच का जो एंगल है ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, इसके बीच का जो एंगल, जो दोनों के बीच का एंगल होगा, जो कोण होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, इसी एंगल को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है प्रिज्म, इसको बोलते हैं कि एक होमोजेनियस मीडियम होता है सॉलिड का, ट्रांसपेरेंट भी होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, रिफ्लेक्ट को रिफ्लेक्ट भी करना होता है, रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्रैक्ट, इससे पार होता है, मीडियम चेंज होता है, रिफ्रैक्ट करने देता है। और क्या होता है कि दो प्लेन सरफेस से बाउंड, मतलब दो प्लेन सरफेस से घिरा हुआ है, दो ट्रायंगुलर सरफेस को प्लेन सरफेस बोलते हैं, सामने एक साइड जो निकला हुआ है एक अंदर की तरफ है उसको। और क्या होता है, जो ये प्लेन सरफेस जो है कुछ एंगल पे झुका हुआ है, इससे इधर से एक प्लेन सरफेस ऐसे है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ कुछ एंगल पे रखा हुआ रहता है, कुछ एंगल पे, कुछ डिग्री पे, उसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। आगे चर्चा करेंगे इसकी। जनरली क्या होता है, जनरली प्रिज्म जब भी बात करेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म का बात करते हैं, प्रिज्म हैज टू, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ट्रायंगुलर फेसेस, ट्रायंगुलर फेसेस मतलब दो ट्रायंगुलर फेस है, एंड 3
रेक्टेंगुलर फेसेस, 2 ट्रायंगुलर फेस और 3 क्या है रेक्टेंगुलर फेस है प्रिज्म के पास ये होता है। सिर्फ ये बताया, नीचे का बेस रेक्टेंगुलर है, ये साइड का बेस रेक्टेंगुलर है, ये बेस रेक्टेंगुलर है, किसी से भी बेस बोल सकते हैं, किसी भी सरफेस पे रखते हैं। ये दोनों सामने और अंदर का ट्रायंगुलर से हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। क्या है प्रिज्म होता है। ठीक है, तो प्रिज्म में और क्या होता है, एक चीज, एक पॉइंट और बता देता हूँ, लिखता हूँ, दे आर मेड अप ऑफ ग्लास एंड other transparent material, cut with प्राइस एंगल। प्राइस मतलब होता है ठीक ठाक, ठीक, इसका मतलब होता है ठीक। ठीक है, तो कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल उसको भी कट कर लेंगे, किसी फिक्स एंगल पे कट कर लेंगे तो उससे भी प्रिज्म हम लोग बना सकते हैं। जरूरी नहीं सिर्फ ग्लास से ही बनेगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो भी है उसको भी फिक्स एंगल पे कट करेंगे तब जाके प्रिज्म बनेगा, क्योंकि कुछ एंगल पे डिपेंड करता है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। तो प्रिज्म के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे हम बात करेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट का प्रिज्म में कैसे होता है, इसको प्रूफ भी करके बताएंगे। तो आप लोग इसको यहाँ तक नोट कीजिए, मैं साइड जाता हूँ करता, आप लोग इसको नोट कर चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, यहीं पे मैं क्या करता हूँ, एक प्रिज्म का व्यू देता हूँ, प्रिज्म का शॉर्ट में बनाता हूँ डायग्राम, उससे हम लोग देखेंगे। फिर आगे का पोर्शन को हम लोग दिखाएंगे, ठीक है, आगे का पोर्शन को दिखाएंगे, हर एक नाम को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा। अगला साइड में इसी को मैं शॉर्ट में बनाऊंगा, वहाँ पे नाम रिप्रेजेंट नहीं करूँगा कि इसको क्या बोलते हैं। इससे रे ऑफ लाइट आया, यहाँ से इंटर किया तो ये क्या होता है, बेस यहाँ से आया, यहाँ पे नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे इस सरफेस से 90 डिग्री पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो नॉर्मल मान लेते हैं 90 डिग्री पर ड्रॉ किया। तो रे ऑफ लाइट क्या है, रेयर मीडियम से डेंसर में जा रहा है, तो नॉर्मल से दूर भागता है, तो नॉर्मल से दूर ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे इधर की तरफ भागता है, थोड़ा ऐसा नॉर्मल के दूर भागता है। ये यहाँ नॉर्मल से दूर भागा। अब क्या होता है, यहाँ नॉर्मल जब ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल इस तरह का कुछ बनता है, इस तरह का इससे बनता है। अब जब डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा, रेयर से डेंसर जाएगा, नॉर्मल की थोड़ी नॉर्मल की तरफ मुड़ा था, नॉर्मल की ओर मुड़ा, नॉर्मल की तरफ ओर मुड़ा था, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अब जब यहाँ पे बाहर निकलेगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल तो ऊपर है, नीचे की तरफ भागेगा, इधर दूर, ऐसे भागता है। ये बेस की तरफ ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये जो रे ऑफ लाइट जब इंटर किया ऊपर बेस की तरफ इंटर किया, नीचे जो निकला रिफ्लेक्ट किया, बेस की तरफ मुड़ता है प्रिज्म का। तो इसमें प्रिज्म में क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल की तरफ मुड़ा, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ा, थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ऐसे जा तो रहा था यहाँ से, ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया। फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूँ, अभी समझ में आएगा। जब यहाँ से ये पड़ा इस पे, जहाँ इधर चाहिए था, नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ किया, तो नॉर्मल की फिर से ड्रॉ करता है एक बार। प्रिज्म का साइज ही सही से नहीं बना पाता, कुछ एंगल पे यहाँ से रिफ्लेक्ट पे कॉल किया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग। नॉर्मल ड्रॉ किया, क्या होता है, नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, नॉर्मल की तरफ पेंट किया, नॉर्मल की तरफ पेंट किया। अब जब यहाँ पे नॉर्मल फिर ड्रॉ करेंगे, बाहर निकलेगा तो नॉर्मल से दूर भागता है, नॉर्मल तो इधर है 90 डिग्री का, नॉर्मल से दूर भागता है, नीचे की तरफ जाता है प्रिज्म। ये क्या होता है, बेस की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। तो पहला ये रे है, ये क्यू मान लेते हैं, पी और क्यू, इस पॉइंट को क्यू मान लेते हैं, यहाँ पॉइंट पे क्यू, इस पॉइंट को आर मान लेते हैं। आप लोग अपने हिसाब से नाम भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैं दे रहा हूँ एस मान लेते हैं। तो प्रिज्म को मान लेते हैं कि ए बी सी जो हमारा एक प्रिज्म है, एक सरफेस को दिखा रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, I1। रिफ्लेक्ट किया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1। यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिर से R2। बाहर जो निकला, ये जो एंगल बना नॉर्मल से, इस एंगल को बोलते हैं E, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं इसको।
I2। ये जो है इसको जब ये रे जब इसके लाइन में कुछ नहीं था, ये रे तो इधर चला जाता। ये जो एंगल यहाँ पे बनता है, ये पीछे की तरफ इसको बढ़ा रहे हैं, यहाँ से डेविएट हुआ ये यहाँ जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग, ठीक है। इसको डी से नोट करते हैं, डी से ABCD। यहाँ जो एंगल बनता है बीच में प्रिज्म का, ये सभी एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में। PQ क्या है? इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे। QR क्या है? QR मतलब ये जो रे अंदर, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और क्या है? जो बाहर जो RS रे है, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। एंगल I1, एंगल I1, एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1, एंगल R1 एंड R2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोल देता हूँ R1 R2 जहाँ लिखे हैं, ये R2 है, ये R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल E यहाँ लिखो, यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल E जो है एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। यहाँ जो लिख रहे हैं D जो डेविएट हुआ है, तो डेल्टा से भी, ऐसे डेल्टा से भी नोट करते हैं या फिर D भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये D आपको दिख नहीं रहा, आप जूम करके जब देखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, या फिर अपना बुक से डायग्राम को देख करते हैं लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। और लास्ट जो है ये एंगल जो बनता है प्रिज्म का एंगल ABCD, सॉरी AB और C, कैपिटल B कैपिटल C, कुछ भी, ये दोनों, ये सभी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। आप लोग इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, मैं कैमरा को आगे जूम करता हूँ, आगे लाता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। मैं साइड जो हो जाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग आगे बात करेंगे। आप लोग इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, मैं कैमरा आगे लाता, थोड़ा सा आगे लाता हूँ, इसको करेक्ट कर लीजिए। ये एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे ये था, ठीक है। कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग यही एंगल ऑफ डेविएशन को निकालेंगे। बाकी आप लोग 10th में इसका कई जरूरत नहीं है, मैं लेकिन प्रूफ बता दूंगा, थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा। हो सके यदि क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ा है तो डिफिकल्टी लेवल तो आ जाए, ऐसा क्वेश्चन एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए तो फॉर्मूला में दिखा सकता हूँ, या फिर मैं इसको डिराइव करके बताऊँगा थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन करते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन निकालने जा रहे हैं। उसके पहले क्या करेंगे, प्रिज्म बना लेंगे। कंसीडर करते हैं ये हमारा प्रिज्म है, इसका सिर्फ बाहरी सरफेस को बनाएंगे, ये प्रिज्म है, ठीक है। इस पर रे ऑफ लाइट जो है यहाँ से आया है, थोड़ा सा नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल से थोड़ा सा नॉर्मल के करीब जाते हुए जाएगा, यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल से दूर भागते हुए बेस की तरफ इसका मुड़ जाता है। मान लेते हैं ABC हमारा प्रिज्म है। फिर से वही चीज़ कर रहे हैं, P पॉइंट Q है, ठीक है। Q पॉइंट यहाँ पर है, ये R है और ये S है हमारा, ठीक है। ये जो नॉर्मल है इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। नॉर्मल, ये नॉर्मल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं पीछे की तरफ, इस नॉर्मल को थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, दोनों यहाँ पे कट कर रहा है इस पॉइंट पे। यहाँ पे एक एंगल बन रहा, मान लेते हैं पॉइंट जो कैपिटल Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल Z, ठीक है।
इस एंगल को स्मॉल जेड दे रहे हैं, और ये जो एंगल है, ये एंगल इसको बोलते हैं R1, इसको क्या बोलते हैं R2, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल यहाँ पे ये है, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। और ये जो रे है, जब इसके रास्ते में प्रिज्म नहीं था, ये PQ रे, ये तो सीधे जा रहा था, इधर की तरफ जा रहा था, इससे जा रहा था, हाँ इधर की तरफ जा रहा था। और ये रे ऐसा भी, जब इसको पीछे की तरफ भाग लगेगा कि इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये जो एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, दोनों के बीच में टकराने जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेल्टा या फिर कैपिटल डी, एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन इसे बोलते हैं। कि कितना डिग्री से ये रे जो डेविएट हुआ है, डेविएट जो इधर की तरफ चला गया मुड़ करके, तो यही एंगल ने जहाँ पर जो डेविएट हुआ है, इस डायरेक्ट यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ से जब इसको बढ़ाए पीछे की तरफ, यहाँ जो ये एंगल इसी एंगल से नीचे की तरफ डेविएट हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए यही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस एंगल को, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इसको मान लेते हैं एंगल एक्स मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एंगल वाई, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं, इसका नाम देते हैं एम जेड प्रिज्म है, सॉरी एम जेड नॉर्मल है, तो एन जेड नॉर्मल है, ठीक है, दोनों नॉर्मल है। अब हम लोग लिखते हैं एक तरह से स्टेप बाय स्टेप। कंसीडर का एक प्रिज्म कंसीडर किए, कंसीडर ऑफ प्रिज्म ABC को एक प्रिज्म कंसीडर किए, एंड जो जो ये PQ क्या इंसिडेंट रे, PQ इज इंसिडेंट रे, Q को इंसिडेंट रे मान के चल रहा है, और QR रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को नहीं भी दिख रहा, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख सकते सुन करके, QR जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे। और क्या, एक और बात है, RS जो इमरजेंस रे है, RS क्या है? इमरजेंस रे है, RS इज इमरजेंट रे, इसको बोलो, इसको R और S। इमरजेंट रे, ठीक है, क्या है? इमरजेंट रे। और क्या है? इमरजेंट रे। इस पेज में क्या है? इन बीच एम जेड, एम एन जेड, क्या है? नॉर्मल, नॉर्मल है। तब इतना करने के बाद नाउ अब क्या होगा? एक तो ट्रायंगल आप लोगों को दिखेगा, कौन सा ट्रायंगल? रेक्टेंगल दिखेगा, AQZR, AQZR, ये रेक्टेंगल बन रहा है इस तरह से, ऊपर से AQZR पूरी तरह से दिख रहा है, फिगर में लिखने सारा रेक्टेंगल जैसा ही बनेगा रेक्टेंगल AQZR को कंसीडर करके चलते हैं। फ्रॉम आ रेक्टेंगल, शॉर्ट में लिख रहे हैं सिंबल से, रेक्टेंगल AQZR से क्या मिल रहा? एंगल A कैपिटल A प्लस एंगल Z कैपिटल Z, एंगल Q प्लस एंगल ये आ जाएगा, इसको लिख देते हैं एंगल R, ठीक है। एंगल Q A ले लिए, Z ले लिए, ARZ ले लिए, एंगल इसको पूरा नाम देते हैं, एंगल AQZ प्लस एंगल कितना होगा? 360 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 360 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल से आया है, कहाँ से आया? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल से 360 होता है। और क्या चीज देख रहे हैं? ये तो नॉर्मल ही है ना, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा ऐसा बन रहा है, ये जो नॉर्मल का लाइन है, नॉर्मल इस सरफेस 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ 90, ये भी 90 बनेगा अंदर, इधर भी नॉर्मल है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इस पे नॉर्मल 90 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पे इस सरफेस से, ये 90, ये भी 90 बनेगा अंदर। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोगों को? इसी को लिखने जा रहे हैं आगे, ध्यान से देखते रहिएगा, मैं आगे जब प्रूव हो जाएगा तो एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। एंड एंगल AQZ, यानी कि ये एंगल, ये पूरा एंगल
ठीक है। एंड ये बराबर है किसके, ए आर जेड का, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, थ्रू नॉर्मल। ये कहाँ से नॉर्मल के अलॉन्ग जो एंगल खींचे उसके इसके अलॉन्ग से 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस जेड, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल जेड 360 माइनस 180 कहाँ से आया, इस दोनों को जोड़ेंगे, ए क्यू जेड प्लस एंगल ए आर जेड, ये दोनों कितना है, दोनों जोड़ने पर 90 प्लस 90 कितना आएगा, 180 आ रहा। तो यहीं से हम लोग इसको लिखे, क्या किए, इसी में क्या किए, ए जेड निकालने के लिए इस दोनों का वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए, 90 प्लस 90 180 डिग्री, 180 डिग्री में इसको घट इधर ले जाएंगे तो घट माइनस हो जाएगा, माइनस के 360 में 180। यहाँ से क्या निकल के आप लोगों को कि एंगल ए जो है कैपिटल ए प्लस जेड कितना आया, 180 डिग्री आ गया, ठीक है, ये आ गया। इसको मान के चल रहे क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट मान रहे। एक चीज और क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए इन ट्रायंगल क्यू जेड आर, यहाँ पे आपका क्यू जेड आर, यानी नीचे जैसे इस तरह जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें क्या सा मिलता है देखते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल स्मॉल जेड, ये बराबर 180 डिग्री होगा। ये कहाँ से होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, एक तो इस ट्रायंगल का ये एंगल R1 एक R2 एक स्मॉल जेड, दोनों मिलाकर कितना आएगा, 180 डिग्री हो रहा है। तो इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। दोनों इक्वेशन में क्या दिख रहा है कि दोनों का RHS हमारा सेम दिख रहा है, LHS को सेम कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अभी चलेंगे, आगे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 लेके चलेंगे, दोनों का RHS को सेम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा वो देखते हैं हम लोगों को। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से क्या मिल रहा है, RHS सेम, यहाँ लिख देते हैं RHS इज सेम। तब क्या हो रहा कि R1 प्लस R2 प्लस जेड, यही एंगल जेड ही है, कैपिटल जेड बचा स्मॉल जेड प्लस, दोनों से यही एंगल का वैल्यू है, जेड बराबर किसका है, ए प्लस जेड का। तो जेड से जेड तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड जेड है। तो एंगल ए का R1 प्लस R2 जो है क्या आया, एंगल ए आया। आप लोग देख रहे हैं ये जो एंगल ए आया है इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये क्या एंगल ऑफ प्रिज्म है, ए और बी सी क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो जब कभी भी एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है तो दोनों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं हम लोग। या फिर यहाँ से भी एक फॉर्मूला निकल गया, क्या चीज कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों दे दिया रहेगा, तो एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेगा कि ये प्रिज्म कितना एंगल है, दोनों को जोड़ करके एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ से ये भी एक फॉर्मूला बन गया आ रहा है, ठीक है, एक फॉर्मूला बन गया, अब क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब क्या एक चीज क्या देख रहे हैं, एक तो और ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है हम लोगों को, इन ट्रायंगल क्यू डी आर, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं यहाँ पे, डी क्यू डी आर ट्रायंगल में क्या हो रहा है, एंगल डी एक्स प्लस वाई होगा, 4 मानते। ये जो एंगल डी है, ये डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन को डी कैपिटल डी भी लिख सकते हैं आप लोग, या फिर डेल्टा से लिखते हैं, चलिए दोनों लिखते हैं, एंगल डी या फिर डेल्टा, दोनों एक्स प्लस वाई होगा। क्यों होगा, इस ट्रायंगल के लिए हाँ, जैसे ट्रायंगल जो बना हुआ ये, इसके लिए एक्स है, ये वाई है, ये बाहर निकला हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए। एक्सटीरियर एंगल जो है एंगल डेल्टा है, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। उस प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है कि एंगल डी को लिख सकते हैं, क्या चीज, एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं हम लोग, वही तो लिखे हैं, एंगल डी को एक्स प्लस वाई। कहां से आया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अब ट्रायंगल से आया, ये निकल करके। एक चीज और क्या देख रहे हैं,
कि बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से कि I1 जो है हमारा I1 यहाँ पे नहीं लिखे हैं, चलो लिख देते हैं I1, ये क्या है I1 है, ठीक है। ये जो बाहर जो एंगल ऑफ इमरजेंसी बना इसको I2 बोल सकते हैं हम लोग, I2 मान के चलते हैं। तो I1 जो हमारा है वर्टिकली अपोजिट एंगल से x प्लस R1 का है, x प्लस R1 मतलब ऐसा बन रहा, क्वेश्चन वीडियो ऐसा बन रहा आप लोग दिखेगा। यहाँ पे ऊपर m साइज है, इधर p है, इधर ये गया है, बीच से बताइए x में बटा हुआ है, इसमें बना है R1 में बटा हुआ है, R1 में बटा हुआ है। तो यहाँ देख रहे कि यही ना हमारा I1 यही ना है। तो I1 जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल से मिल करके इस दोनों के बराबर होगा, पूरा एंगल के बराबर होगा। दोनों पूरा एंगल में क्या आ रहा है x प्लस R1 आ रहा है, तो इसे लिखिए x प्लस R1, बस इतना ही करना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या आया I1 जो है इस दोनों के बराबर हुआ x प्लस R1 के, ठीक है। यहाँ पे स्पेस हम लोग को नहीं मिल पा रहा, और यहाँ पे एक पॉइंट क्या लिख देता है, यहीं पे एक बात और लिखता है। दूसरा बात की सेम चीज यहाँ पर भी होगा, एंगल I2 जो है नहीं एंगल ऑफ इमरजेंसी होगा, ये होगा किसका R2 प्लस y क्या होगा, सेम चीज यहाँ पर मैं लिख देते हैं। चलिए अगले स्लाइड में ही ले लेते हैं इसको। आप पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं साइड जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, मैं साइड जाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके हैं। मैं इसके नीचे रहने देता हूँ, मैं सिर्फ इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से इस टॉपिक को इरेज कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन वो जरूरत पड़ेगा तो रहने देता हूँ, बाकी इसको इरेज कर रहा हूँ। हम कोशिश करते हैं हटाने का, यहाँ पे m लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ I1 निकाले, R1 x प्लस R1 के वर्टिकल अपोजिट एंगल से निकाले। और क्या चीज यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, I1 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x का मान यदि निकालना हो तो यहाँ से अगर x निकालना है तो क्या कर देंगे, इधर R1 इधर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा R1 I1 माइनस R1 हो जाएगा, x का मान निकल के ही आएगा R1 माइनस I1। और क्या कर सकते हैं एंड I2 यानी कि ये एंगल निकालने के लिए, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर होगा, इसके बराबर होगा y प्लस R2 के बराबर होगा। यहाँ से y का मान निकालना हो तो y निकालना क्या करेंगे, I2 में R2 को घटा देंगे, निकल जाएगा, इधर से चला आएगा ये। अब क्या कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू कहाँ रखेंगे, चौथा इक्वेशन में, कहाँ x y है, यहाँ पे, बस आ जाएगा एंगल ऑफ इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 4। पी गेट हम लोग को क्या मिलता है, डेल्टा मिलता है। डेल्टा को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, डेल्टा क्या बोलते हैं, कैपिटल डी बोलते हैं, या तो ये लिख सकते हैं। ये क्या मिलता है, इसके बराबर x प्लस वाई के बराबर है, तो x प्लस वाई के बराबर था ये, ठीक है, x प्लस वाई के बराबर था। x का मान कितना आया है, x का मान यहाँ पे आया है I1 माइनस R2, लिख देते हैं I1 माइनस R1। और क्या y का वैल्यू क्या आया है, प्लस करना है, तो प्लस I2 माइनस R2। तो क्या देखते हैं, दोनों को एक साथ कर लेते हैं हम लोग, I वाला को I1 प्लस I2 हो गया। अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 भी तो हो जाएगा। ये I वाला के एक साथ लिख दिए, R वाला के एक साथ लिखे, दोनों माइनस में, तो माइनस साइन कॉमन ले लिए तो दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आया रिजल्ट निकल कर, ये आ गया यहाँ से। अब क्या देख रहे हैं, डी का वैल्यू आया, किसका, डी का, या फिर कैपिटल डी का, कैपिटल डी से चलिए लिख देते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू आ गया। ये ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, एक चीज निकल के। और क्या चीज देख रहे हैं कि R1 और R2, कि R1 और R2 को जोड़ने पर कहीं ना कहीं कुछ आया होगा। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में R1 और R2 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म आ रहा है, एंगल ए आ रहा है, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म आ रहा है। इसके जगह पे एंगल ए नहीं लिख सकते हम लोग, एंगल डी के, डी बराबर क्या, एंगल ऑफ डेविएशन बराबर कि I1 प्लस I2 माइनस एंगल ए, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 से आया।
एक तो ये निकल गया, एंगल ऑफ डेविएशन दिया रहेगा, निकालना रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर दोनों दिया हुआ है, एंगल ऑफ इमरजेंस I2 क्या एंगल ऑफ इमरजेंस है, ऐसा नहीं एंगल ऑफ इमरजेंस लिख दिया तो I2 खोजने फिरेंगे I2 क्या है, I2 एंगल ऑफ इमरजेंसी है, एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ, तब जाकर एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और क्या चीज लिख सकते हैं इसके हम, एक रिलेशन यहाँ से और निकाल सकते हैं, क्या चीज कि एंगल डी इधर आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा एंगल ए का, ये बराबर किसके होता है I1 प्लस I2 का, ये रिलेशन है। या फिर I2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे और स्लाइस देकर के लिख सकता है, और एंगल ई भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है, ये हमको निकालना रहता है, एंगल ऑफ डेविएशन निकल गया, एंगल ऑफ डेविएशन ये फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद एक स्पेशल केस बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, प्रिज्म की चर्चा करेंगे। यहाँ तक मैं एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, प्रिज्म को ड्रॉ किए, ठीक है, ड्रॉ किए तो क्या देखिए, एक तो रेक्टेंगल बना था, रेक्टेंगल में क्या जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस तीनों एंगल चारों एंगल को जोड़ेंगे तो 60 डिग्री रहेगा, 360 डिग्री लिखे थे। उससे क्या निकला हमको कि यहाँ से देख रहे हैं ये एंगल जो बन रहा प्रिज्म के थ्रू, जो नॉर्मल ड्रॉ की थी उससे यहाँ पर बाहर पे 90 डिग्री बन रहा, 90 अंदर का भी एंगल 90 होगा, 90 होगा, ये 90, ये दोनों 90 हुए, दोनों को जोड़ने पर तो इस दोनों का वैल्यू हमको पता था, रख दिए तो क्या हुआ, यहाँ से निकल के आया एंगल ए प्लस जेड कितना आया 180 निकल के आया, इसको इक्वेशन 1 माने। और क्या देखिए नीचे एक ट्रायंगल बन रहा था जिसमें क्यू आर जेड, इसमें क्या बनना यहाँ लिखे हैं क्यू जेड आर, R1 प्लस R2 प्लस जेड, एंगल जेड बराबर कितना 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से यहाँ पे आया, यहाँ पे आया था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ इससे आता है रेक्टेंगल से, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से आया 180 डिग्री आया। दोनों हम क्या देख रहे हैं, दोनों का आरएचएस सेम है इक्वेशन 1 और 2 में, दोनों का आरएचएस को सेम किए, यहाँ से निकल के आया सिर्फ ए बचा, एंगल ऑफ प्रिज्म बता, एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू क्या R1 प्लस R2 बचा। और क्या देखिए ट्रायंगल मिला था हमको क्यू जेड आर, सॉरी क्यू डी आर ऊपर की तरफ, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो निकल गया था डी, देख रहे थे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल के लिए, किसका एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल इस केस में क्या हुआ था हमारा एक्स और वाई बन रहा था, अपोजिट इंटीरियर एंगल के जहाँ पे क्या रखे एक्स और वाई रखे, ये बराबर किसका होगा एंगल डी का, एंगल ऑफ डेविएशन का, इस ट्रायंगल से आइए। फिर क्या देखे ये जो एंगल I1 है ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल से एक्स प्लस जेड के एक्स प्लस R1 के बराबर हो रहा है, पूरा एंगल का, वही देखें एक्स प्लस R1 के बराबर, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल दिए हम लोग। फिर इधर भी देखिए एंगल ऑफ इमरजेंस को I2 बोल रहे हैं, वो किसके बराबर हो रहा है y प्लस R2 के बराबर हो रहा, तो सेम लिखे y प्लस R2 के बराबर हो रहा। फिर यहाँ से y का वैल्यू निकाल लिए हम लोग। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि एंगल x और y का वैल्यू तो आगे x और y देखे कि इसमें आ रहा हम लोग एंगल इक्वेशन 4 जो मिला था उसमें, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग को निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे निकल के आ गया x प्लस y का वैल्यू रख दिए यहाँ पे इस इक्वेशन में निकाल कर रखे, ये आया निकल गया। उसके बाद क्या किए कि एंगल ऑफ डेविएशन बराबर देख रहे कि R1 और R2 को माइनस कॉमन लेते, माइनस के साथ कॉमन लेते, R1 प्लस R2 आ गया, R1 प्लस R2 इक्वेशन 3 निकालते एंगल ए होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया कि I1 प्लस I2 माइनस ए, I2 यहाँ पे क्या है लिख देते हैं, I2 जो है एंगल ऑफ ई है, एंगल ऑफ इमरजेंस है, I2 क्या एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ डेविएशन बराबर की लिख सकते, एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखता है सेम टू सेम इस बॉक्स में कि एंगल डी जो होता है वो क्या होगा एंगल I1 प्लस एंगल ई, एंगल ऑफ इमरजेंस, ये स्मॉल ई एंगल ऑफ इमरजेंस, माइनस एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्म, इससे निकाल सकते हैं हम लोग। फिर एक रिलेशन आ गया, इसको इसे भेज दीजिए प्लस में आ गया, ऐसे करके रिलेशन लिखिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग नोट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बार हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी एक तो स्पेशल केस का बात करेंगे, तब तक आप रोक लिख सकते हैं आराम से, इसको रोक करके या पॉज करके लिखना चाहते हैं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज इसी फार्मूला को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं स्नेल्स लॉ लगा करके। क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसको लिखते हैं केस फॉर मैक्सिमम डेविएशन, जब डेविएशन क्या होगा मिनिमम होगा तब, केस फॉर केस 1 ले चलना और मिनिमम डेविएशन जब कम होगा तो क्या होता है उस केस में कि I1 जो हमारा अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है I2 का, मतलब डेविएट होना मतलब यही एंगल जो बनता है इधर जो प्रिज्म के साइड में I2 डेविएट, वही एंगल कम जब डेविएशन का मतलब क्या है कि I1 जो I2 के लगभग बराबर होगा, वही लिखे I2 जो है लगभग I1 के बराबर होगा। इसको मान लेते हैं I है, क्या मान के चल रहे एंगल I है, ठीक है, लेट कर लिए, जब दोनों बराबर ये दोनों को I ही मान लिया। उस केस में क्या होगा कि R1 जो है ये भी R2 के बराबर होगा, जब डेविएशन कम होगा तब इसको R मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है, दोनों बराबर ही R मान लीजिए, एक्स भी मान सकते वाई मान सकते, जो आपकी इच्छा है। हम लोग क्या देखे थे कि R1 प्लस R2
ये बराबर क्या होता है एंगल ए का, कैपिटल ए का, प्रिज्म का। यहाँ से क्या होगा, दोनों बराबर, इसको लिख सकते हैं 2r बराबर क्या होगा ए, तो r बराबर क्या आएगा निकल करके, a/2 आया यहाँ से। और क्या इसका क्या देखे थे कि I1 प्लस I2 किसके बराबर था, a प्लस डी का, आया था ना निकल करके। इक्वेशन नंबर भी निकाले थे, थोड़ा सा रिजल्ट को मॉडिफाई किए थे, जब एंगल ऑफ डेविएशन निकल के आया था, एंगल ऑफ डेविएशन नहीं आया था, डी निकल करके डी के बराबर I1 प्लस I2 माइनस ए आया था, तो ए को इधर भेज दिए, क्या आया डी प्लस ए के बराबर क्या आएगा I1 प्लस I2 का, यही आया था। इससे ऐसे यहाँ पे लिख रहा है, यही रिलेशन यहाँ पे लिखते हैं, दोनों बराबर ही अप्रोक्सीमेटली। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 टाइम्स ऑफ I बराबर क्या होगा a प्लस डी का, यहाँ से I निकल के क्या आया a प्लस डी बटे 2 आया निकल करके, ठीक है। तो r निकल के आ गया, a निकल करके I निकल के आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया निकल के। a क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, लिख देते हैं a क्या है, कैपिटल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म, और d क्या है, कैपिटल डी, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन लिखे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं स्नेल्स लॉ हमको क्या मिलता है फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि साइन आई जो होता है बटे साइन आर का रेशियो होता है, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, एन के बराबर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के बराबर होता है। यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, एन निकालना है ना, साइन आई क्या है, आई यहाँ पे है ए प्लस डी बटे 2, ठीक है, ऊपर रख देते हैं बटे साइन आर, आर का मान क्या है ए बटे 2, ठीक है ऐसे। अब एन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा निकल करके साइन ए प्लस डी बटे 2 का रेशियो करेंगे साइन ए बटे 2 से। जब कभी भी प्रिज्म दिया हो, प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हो और एंगल ऑफ डेविएशन सिर्फ दिया रहेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया रहेगा, नहीं भी दिया रहता, कैसे, यदि बोल देगा इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 60 डिग्री का, बोल देगा आइसोसेलेस प्रिज्म है, दोनों एंगल बराबर लेके चलेंगे, राइट आइसोसेलेस बोलेगा तो उस केस में क्या होता है 45 डिग्री का होता है एंगल। तो एंगल ऑफ प्रिज्म जब दिया रहेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म जब दिया रहेगा और एंगल ऑफ डेविएशन दिया रहेगा, तब बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो जब हमें पिछले चैप्टर में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा रहे थे, वहां पे आप लोग इस फॉर्मूला को भी ऐड कर सकते हैं, सातवां फॉर्मूला को, 6 फॉर्मूला मैंने बताया था, सातवां इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये था एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का बात करेगा तो कैसे निकालेंगे, स्लेंस लॉ निकाल करके लगा सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आज लास्ट स्लाइड हम लोग आज का टॉपिक लास्ट बात करेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म में, उसको क्या होता है, अपने साइड होता है, उसको लोग नोट कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है, मतलब ऐसा प्रिज्म जो रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे पूरा का पूरा। तो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, एक प्रिज्म होता है, जब कभी प्रिज्म जो बना हो उसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ये एंगल 90 डिग्री का है। इस केस में क्या होता है कि प्रिज्म का जो एंगल जो 90 डिग्री बना हुआ है, तो इस सरफेस से जब रे ऑफ लाइट इस पे फॉल करेगा 90 डिग्री पर, इस सामने सरफेस पे पड़ा, तो 90 डिग्री पे इस पे गिरेगा, ये क्या होगा, सीधा का सीधा रिफ्लेक्ट पे चल जाएगा। सेम टू सेम ग्लास स्लैब सब ये करता है, याद कीजिए ग्लास स्लैब का वो केस जब रे ऑफ लाइट जो है किसी मीडियम में परपेंडिकुलरली फॉल करता है तो सीधा सीधा निकलता है, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होने का चांस नहीं है क्योंकि इसमें 90 डिग्री फॉल किया है, तो रिफ्लेक्ट कर गया। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इसमें लिख देते हैं, मैं 2 पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, द प्रिज्म whose
ट्रायंगुलर portion are isosceles. Isosceles right triangle. ये तभी होगा जब प्रिज्म कैसा आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस में दो साइड बराबर भी हो और क्या चीज 90 डिग्री पे एक एंगल हो। और जब एक एंगल 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, अदर दो का सम 90 होता है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल बराबर होता है, ये एंगल दोनों बराबर होगा। इस केस में दोनों एंगल होता है 45 डिग्री का। ठीक है, जब ये प्रिज्म होगा आइसोसेलेस राइट प्रिज्म, तभी ये एक चांस हो सकता है। कौन सा चांस? टोटल रिफ्लेक्टिव प्रिज्म हो सकता है। ठीक है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल होता है। और क्या चीज? इट एबल to bend light rays at 180 degree same path। ये जो प्रिज्म है इसका एक और प्रॉपर्टी होता है, क्या चीज? कि रे ऑफ लाइट को 180 डिग्री में बेंड करा सकता है। जैसे ये प्रिज्म मैं यहाँ बना देता हूँ। जब कौन सा प्रिज्म है? आइसोसेल्स राइट प्रिज्म। आइसोसेल्स राइट प्रिज्म होने का मतलब, आइसोसेल्स राइट मतलब कि ये दोनों साइड इसका बराबर होना चाहिए और राइट एंगल एक एंगल होना चाहिए, तब क्या होगा? अब इसके इस सरफेस से जब लाइट पड़ता है तो यहाँ पे क्या होता है? मान लीजिए सरफेस से लाइट पड़ा, इस तरीके से 90 डिग्री पड़ा, इस पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, ये 90 डिग्री पड़ा, इसे रिफ्लेक्ट करता है। जैसे ये बाहर की तरफ आता है, ये एंगल दोनों 90 होता है, तो 180 डिग्री पे क्या करता है? इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। इसे यहाँ पे 90 हम लोग बनाएंगे नॉर्मल ड्रॉ करके, यहाँ पर भी इस केस में क्या होता है? सेम पाथ इधर से आता उधर ही रिफ्लेक्ट करता है। रे ऑफ लाइट इधर से इंटर किया था, 90 डिग्री जब इंटर किया, ये क्या होता है? इससे रिफ्लेक्ट करता है। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है ये। इसको रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्ट कर देगा, फिर रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आया, इससे फिर वापस करा, ये सेम पाथ में रिफ्लेक्ट करता है। इसमें क्या होता है? यहाँ पे होता है रिटर्न इन सेम पाथ। कौन रिटर्न कर रहा? रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड या रे ऑफ लाइट, एरोस दिखा दिया यहाँ पे मैंने, ये जो है सेम पाथ पे रिटर्न जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक लास्ट टॉपिक में बताऊंगा, उससे बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं साइड जाता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग इसको नोट कर चुके हैं, ज़्यादा कुछ खास बात है ही नहीं। जब रे ऑफ लाइट इसके इस सरफेस से 90 डिग्री सरफेस से पड़ेगा, सामने का सरफेस पे, किससे पड़ रहा है? हाइपोटेनस से पड़ रहा है रे ऑफ लाइट, तब क्या होगा? परपेंडिकुलर पड़ेगा, सीधा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इस केस में और क्या होगा? जब इधर से पड़ेगा, हाइपोटेनस से पड़ेगा बेस या परपेंडिकुलर पे 90 डिग्री पे, तब क्या होगा? ये टोटल रिफ्लेक्ट करेगा रे ऑफ लाइट को सेम पाथ में। ये इसे लिखा हुआ। एक तो साइंटिस्ट थे न्यूटन साहब, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था प्रिज्म को लेकर के, कि प्रिज्म का काम क्या होता है? व्हाइट लाइट को 7 कलर में मारता है। जब प्रिज्म क्या होता है? व्हाइट लाइट को 7 कलर में मारता है। तो न्यूटन एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट, न्यूटन का एक्सपेरिमेंट क्या? पहला क्या है टॉपिक? न्यूटन्स experiments on recombination of white light। कहने का मतलब हुआ कि एक बार व्हाइट लाइट को बांट तो दिया 7 रंग में, क्या फिर से उसको व्हाइट लाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? उस पर न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था कि एक प्रिज्म लिया सीधा, सिर्फ फिगर ड्रॉ करूंगा, लिखने का इसमें कुछ भी नहीं है, एक सीधा प्रिज्म रखा था। ठीक है, ABC, याद रखिएगा आप लोग, मैं लिखा नहीं है पॉइंट को, कि जब कभी भी स्कैटरिंग डिस्पर्सन ऑफ लाइट होगा प्रिज्म में, और जो इमरजेंस रे होता है, इमरजेंस मतलब बाहर जो निकलता है प्रिज्म से रे, वो बेस की तरफ मुड़ता है हमेशा। ये प्रिज्म का प्रॉपर्टी होता है, उसमें रे ऑफ लाइट क्या होता है? बेस की तरफ बेंड करता है। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एक तो ये मान लेते हैं होल है, इससे थोड़ा सा लाइट को पास करने दे रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा मैं बना देता हूँ। इससे ये व्हाइट लाइट से पड़ा इस पे, ठीक, इस पे पड़ा, एंगल आई यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, मानते हैं एंगल आई है। ठीक है, ये रे इस पे पड़ा, ये क्या हुआ? यहाँ से थोड़ा सा इसके नॉर्मल की बेस की तरफ थोड़ा सा मुड़ा, थोड़ा सा 7 रंग में बटा,
7 रंग में। तो मान लेते ऊपर जो है रेड है, सबसे ऊपर रेड होता है, नीचे वायलेट है, इसके बीच में 7 रंग है, ठीक है। ये ऐसा मान के चले सब, तो मेरे पास ऐसा कलर तो है सब में शो करें, राइट ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू सब ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है। मान के चल रहे ये क्या है, ये स्क्रीन था, स्क्रीन के अंदर से लाइट पार हुआ, ये प्रिज्म है। ये क्या है, इरेक्ट प्रिज्म में, मतलब खराब प्रिज्म, इन्वर्टेड प्रिज्म नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, इसको इससे बाहर निकलेगा ये, तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागा, ये नॉर्मल से क्या हुआ, दूर भागा इसे। अब क्या किया, एक ठो प्रिज्म को उल्टा करके इन्वर्टेड करके यहाँ पे रख देते हैं। अभी क्या हो रहा, टॉप पे नहीं डाल रहे, बेस की तरफ ही डाल रहे अपना, यहाँ पे जाएगा ये। तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल की, अच्छा रेयर और मीडियम, यहाँ एयर है, इधर भी एयर है, और ग्लास है, ग्लास से इंटर किया एयर में, डेंसर की तरफ गया तो नॉर्मल की तरफ मुड़ा, अब बाहर नॉर्मल की और बोल रहा, फिर डेंसर में जा रहा, नॉर्मल की तरफ जाता है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, नॉर्मल ही है, इधर की तरफ यहाँ मुड़ जाता है। ये भी क्या होता है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। यहाँ पे सही से बन नहीं रहा, मैं फिर से बनाता हूँ, आप लोग स्केल रख के बनाएंगे सही से बनेगा, मानते हैं ठीक है। ऐसे ये जब यहाँ से बाहर निकलता है इस तरह से, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल से दूर भागता है, दूर भागा, नॉर्मल से, नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्मल से दूर भागता है, दूर भाग। ये क्या है, यहाँ तक रेड है, ये नीचे वायलेट, इसके बीच में 7 रंग है, यहाँ पर भी रेड है, यहाँ वायलेट, दोनों क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लास्ट में मिल रहा है। तो मिलने के बाद क्या होता है, जब इधर इसको मान लेते हैं ABC, फिर ये भी है, इधर जो यहाँ पे स्क्रीन लगाते हैं, यहाँ पे तो इतना बड़ा लगाते हैं स्क्रीन, ठीक है। इस पे जब ये पड़ता है, ये क्या है, स्पेक्ट्रम है, तो क्या हो रहा देख रहे हैं, यहाँ पर जिसपे पड़ता है सिर्फ एक ही लाइट को, एक ही कलर को शो करता है, ये भी प्रिज्म है, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट कौन किया था, न्यूटन ने किया था, कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, मतलब एक बार प्रिज्म व्हाइट लाइट को स्प्लिट किया 7 कलर में, फिर से दूसरे प्रिज्म को उसी पाथ में, जिस यहाँ पे 7, यहाँ पे अगर रखेंगे ये स्पेक्ट्रम, ये आपको 7 रंग का यहाँ धब्बा दिख जाएगा, दिखाया रेड और वायलेट करके, ठीक है। तो फिर से उसको दूसरे प्रिज्म को सटा करके रख दिया, सटा करके रख दिया, थोड़ा फर्क इसीलिए दिखाया था कि आप लोग दिखाई, सटा करके रखा जाता है, ऐसे कंबाइन करके, ऐसे कंबाइन करके रखेगा। वास्तव में होता क्या है, अब ये प्रिज्म तो रहा नहीं, ये बन गया ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब में तो ऐसा प्रॉपर्टी है नहीं, ये रे ऑफ लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर दे, 2 प्रिज्म को सटा करके ग्लास स्लैब बना जाता है। अरे ये ग्लास स्लैब को तिरछा डायगोनली को काट दे तो प्रिज्म बन जाएगा, फिर वो प्रिज्म सा बिहेव करेगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है, ये मैं अलग करके दिखाया, प्रिज्म को अलग रखा था कि आप लोगों को सही दिखे। वास्तव में ये न्यूटन जो रखा था सटा करके रखा था, दोनों का ऐसा रखा था। तो ग्लास स्लैब का प्रॉपर्टी क्या था, रे ऑफ लाइट को सिर्फ बेंड करता था, यहाँ बेंड करके दिखाया गया, ठीक है। ये इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो न्यूटन ने किया था, एक एक्सपेरिमेंट और क्या हुआ था, एक्सपेरिमेंट टू शो, ये फर्स्ट था, एक्सपेरिमेंट टू शो हाउ व्हाइट लाइट splits into its constituent कलर। व्हाइट लाइट कैसे अपने अलग अलग कलर में बढ़ता है, इट इज नॉट द prism which colors white light। कहने का मतलब हुआ कि ये प्रिज्म का कलर नहीं होता है 7 रंग का, दरअसल व्हाइट लाइट का ही प्रॉपर्टी होता है, 7 रंग से बनाता है, उसी पर स्प्लिट करता है, डिस्पर्स होता है। सबसे पहले यही बताना चाहिए हम लोगों को। ये क्या करते हैं, प्रिज्म ड्रॉ किए, रेक्टेंगुलर फेस पे, ये भी फिर स्क्रीन है, यहाँ से रेफ्लेक्ट इसके बीच से पार होगा, थोड़ा सा व्हाइट लाइट को पास किया, मान लेते हैं ऐसा मान के चले कि एक ही वो व्हाइट लाइट, एक ही व्हाइट लाइट का एक ही ब्लैक। सर लाइट तो आता है पूरा बंडल में, बंडल ऑफ रे में आता है, लेकिन मान के चल रही है छोटा सा छेद इसलिए करे सिर्फ एक ठो बीम जैसे पार हुआ, इस पे पड़ा, तो पड़ा तो क्या हुआ,
ये जो है वाइट लाइट है, क्या है, वाइट लाइट। ये क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, बेस की तरफ मुड़ते हुए स्प्लिट हो जाता है 7 रंग में। ऊपर रेड दिखते, नीचे वायलेट, इसके बीच में 7 रंग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे एक ठो स्क्रीन लगा देता हूँ, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम है। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या करता है, धब्बा को शो करता है 7 रंग का। इस पे 7 रंग का स्पॉट पड़ेगा। ठीक, तो ये यहाँ से बाहर निकल कुछ इस तरह से किया, इस तरह से कुछ किया। 20 से भी एक ठो दिखा देते हैं कि यहाँ से भी एक ठो निकल गया। तो रेड था, ये वायलेट था, ये ग्रीन था, बीच में ग्रीन पता था। अब क्या कर रहे हैं, इसमें एक छेद ऐसा कर दिया, छोटा सा एक छिद्र कर देते हैं, जहाँ से सिर्फ ग्रीन कलर का जो वेवलेंथ है वो बाहर निकल पाए, बस बाकी सब इसी में रह जाए। सिर्फ ग्रीन को निकाल देते हैं बाहर, ग्रीन को बाहर निकाले, ऐसा छेद कि सिर्फ ग्रीन कलर का वेवलेंथ बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, ग्रीन बाहर निकल रहा है। इस ग्रीन वेवलेंथ को फिर से एक प्रिज्म पे गिराया जा रहा है, इसके रास्ते में एक प्रिज्म को रखा जा रहा है, BC। और फिर क्या किए, इस पे जब पड़ता है ये ग्रीन कलर का वेवलेंथ, ग्रीन ही है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल को थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड करेगा, फिर इसके बेस की तरफ ये मुड़ता है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर बेस की तरफ मुड़ता है, ज़्यादा नहीं मुड़ पाया, बेस की तरफ बेंड करता है। यहाँ पे फिर से क्या किए, एक स्पेक्ट्रम लगा दिए, स्पेक्ट्रम, यहाँ स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, ये भी क्या स्पेक्ट्रम लगाया। तो फिर क्या देखा, ये ग्रीन कलर था तो केवल ग्रीन ही था, 22 पे पड़ पाया। कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंग में बटा इस स्पेक्ट्रम पे दिख गया। अब क्या किया, उसी व्हाइट लाइट में सिर्फ एक वेवलेंथ को पार होने दिया, सिर्फ ग्रीन को, ग्रीन को पार होने दिया, ग्रीन तो सिर्फ ग्रीन कलर को शो किया। तो इससे पता चलता है कॉन्सेप्ट की जो लाइट होता है 2 तरह का होता है, पॉली और मोनोक्रोमेटिक, दोनों तरह का। यहाँ पे पॉलीक्रोमेटिक शो किया कि व्हाइट लाइट 7 रंग में बढ़ सकता है, लेकिन उसमें इसको एक कलर को सोचा, उसको भी 7 रंग में बांट के दिखा दे, फ्रिज में डाला, देखा कि वो एक ही रंग में दिखाई पड़ा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था न्यूटन ने, और ये भी एक्सपेरिमेंट न्यूटन का था कि 2 प्रिज्म को इन्वर्टर करके रख दिया जाए, उसमें व्हाइट लाइट जो होता है पास होता है, रिकम्बाइन शो कर सकते हैं हम लोग। तो आज जो है हम लोग इसको साइड जाता, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, लिख सकते हैं, लिख लीजिए। मैं उम्मीद कर रहा आप लोग लिख चुके होंगे। आज हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसका 1 या 2 पार्ट और आएगा वीडियो का, और इसमें पूरा चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी हम लोग को बहुत चीज़ पढ़ना बाकी है, जैसे कलर जो होता है सबसे ज़्यादा कौन ट्रेवल करता है, ग्रीन सिग्नल की होती है, रेड सिग्नल में कौन सा कलर, सिग्नल में रेड क्यों डालते हैं, सबसे पहले उसको खतरा क्यों माना जाता है, सब चीज़ बताएंगे, सब चीज़। और सन जो है स्काई ब्लू की दिखता है, सब चीज़, सब टॉपिक आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। वीडियो में एंड तक बने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस टिल द नेक्स्ट वीडियो।